कॉस्ट, व्हाट इज इम्पैक्ट कॉस्ट? देखिए इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है, इसको कॉस्ट ऑर्डर भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। जब हम एक ऑर्डर देते हैं तो 100 रुपए की चीज पहली बात तो हमें 100 में नहीं मिलती, क्योंकि बाइंग और सेलिंग में कुछ पैसे का डिफरेंस रहता है। इधर बायर में 100 रुपए का खड़ा है बायर, लेकिन सेलिंग में 100 रुपए 20 पैसे का खरीदा। अब अगर आपको खरीदना है तो 100 रुपए में वो शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचने वाला कह रहा है मैं 100 में बेचूंगा ही नहीं, वो तो 100 रुपए 20 पैसे में बेचना चाहता है। तो अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो 100 रुपए 20 पैसे में ही खरीदना पड़ेगा, या फिर इंतजार करना पड़ेगा इसका रेट 100 रुपए आने का। तो जो 20 पैसे जो डिफरेंस है, ये जो 20 पैसे है, इसको हम बोलते हैं आस्क बिड स्प्रेड। अगर आपने ये शेयर खरीदना है तो 20 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे रेट से। तो जो 20 पैसे है ये आस्क बिड स्प्रेड है, ये खरीदते समय भी और बेचते समय भी आपकी कॉस्ट होती है। तो खरीदते समय ये 20 पैसे आपको ज्यादा देने पड़ते हैं और बेचते समय ये 20 पैसे आपको कम मिलते हैं, क्योंकि अगर आप इसी शेयर को बेचना चाहोगे तो एक 100 रुपए 20 पैसे में नहीं बिकेगा, ये 100 रुपए में बिकेगा, क्योंकि ये बेचने के लिए आपको इस रेट पे बेचना पड़ेगा इसे। तो ये 20 पैसे का जो डिफरेंस है, खरीदते समय आपको ज्यादा देना पड़ता है और बेचते समय आपको कम मिलते हैं। तो ये 2 बारी ट्रेड करने पर ये 2 बारी आपका डिफरेंस लग जाता है और 40 पैसे का आपका डिफरेंस आ जाता है। जो भी डिफरेंस होगा वो आ जाता है। तो इसे बोलते हैं आस्क बिड स्प्रेड, और ये इम्पैक्ट कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर का पार्ट होता है। प्लस बस ये मेन चीज इसमें यही है, प्लस ब्रोकरेज लगती है आपकी, वो एंजल या जो वहां पर भी आपका अकाउंट हो, जो भी वो लेते होंगे 10 20 रुपए 50 रुपए वो लगते हैं, प्लस उस ब्रोकरेज पे टैक्सेस लगते हैं, डिलीवरी चार्ज अगर आपने कैश में लिया हो तो, और भी एक दो तरह के चार्जेस लगते हैं। इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। क्लियर? Yes, sir. Thank you. और कोई क्वेरी किसी की? और किसी की कोई क्वेरी? और किसी की कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट जो समझ में ना आया हो पिछला, जो भी क्वेरी हो वो बोल दीजिए, क्योंकि 2 मिनट हम क्वेरी लेंगे अभी, फिर बैच टाइम से शुरू करेंगे। किसी की कोई क्वेरी नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मैं फिर कुछ अपनी तरफ से ही करा दूंगा। उधर जाओ। हाँ जी, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इतने जब तक कोई आता है जब तक। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने एक बार कर लिया है, फिर से दोबारा पूछ रहा हूं। आपने क्या किया, आपने सेल कर दिया, यू सोल्ड 1 XYZ स्टॉक फ्यूचर। आपने स्टॉक फ्यूचर सेल किया है 278 पे, 278 पे आपने सेल किया। लॉट साइज है 1200 का, मतलब 1 रुपया बढ़ने या घटने से 1200 का फर्क पड़ेगा। व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस इफ यू परचेज द कॉन्ट्रैक्ट बैक एज 265? आपने 265 पे किया बाय। तो पहले तो ये बताइए आपको प्रॉफिट हुआ कि सेल? अनम्यूट करके बताइए, कोई भी, सब भी बता सकते हैं। प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है बाइंग प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेलिंग तो की है हमने 278 पे, सेलिंग हुई हमारी 278 पे और बाइंग हुई है 265 पे। तो साफ दिखाई दे रहा है कि खरीदे वाला रेट कम है और बेचने वाला रेट ज्यादा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले बेचा कि बाद में बेचा? तो हमें समझ में आ गया प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 278 का सेलिंग प्राइस है, 265 का बाइंग प्राइस है, 13 रुपीज पर प्रॉफिट। कितने शेयर खरीदे थे? 1200 इंटू 1200, तो 1200 इंटू 13 करा तो आया 15,600 का प्रॉफिट। किसको मेरी बात समझ में नहीं आई है? सबको आ गई? यस सर। वेरी गुड। कोई और क्वेरी किसी की हो तो बोलिए, वरना मैं एक क्वेश्चन फिर ऐसे ही करा दूंगा अपनी तरफ से। किसी की कोई क्वेरी है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन।
यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन, आपने फिर से शॉर्ट पोजीशन ली कॉन्ट्रैक्ट में जिसका नाम था XYZ का, फ्यूचर लिया आपने, 50 का लॉट है 50 का, एट अ प्राइस ऑफ 3400, तो आपने 3400 में सेल किया है। When you close this position after a few days, you realize that you made a profit, आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का। Which of the following closing action would you enable you to generate this profit? तो आपने क्या करा होगा, आपने इसे किस रेट पे बेचा होगा, एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है। ये तो कन्फर्म, सॉरी, बाइंग किया होगा। अच्छा ये बताओ आपने किया क्या होगा, पहले आपने बाय सेल किया हुआ है, तो अब आपने क्या करा होगा, बाय किया होगा। ये तो क्लियर है सबको कि अगर पहले सेल किया था तो उसको क्लोज करने के लिए बाय करना पड़ेगा। यस सर। तो बाय करना पड़ेगा, और ये भी सबको क्लियर। अच्छे बताओ, बाय हमने 3400 से कम पे किया होगा कि ज्यादा पे, हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 3400 कम में किसी को दिक्कत तो नहीं वाली बात समझने में कि कम में क्यों करा होगा बाय? प्रॉफिट 3400 में सेल किया था और प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब कम में बाय किया होगा, मतलब 3400 में से कुछ माइनस करके बाइंग प्राइस आ जाएगी। वो कितना माइनस कर रहे हैं, वो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ये पूरे लॉट पे हुआ है। लॉट कितने का था, 500 का, 500 का, 50 का, सॉरी। प्रॉफिट अगर निकालना हो तो 10,000 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 200 पर शेयर का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने 3400 का सेल किया था, माइनस 200 कर देंगे, 3200 पे बाई किया होगा। अब चेक करते हैं, 3200 पे बाई किया, 3400 पे सेल कर दिया, 200 पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। 200 को 50 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 10,000। मतलब क्वेश्चन का आंसर हमारे हिसाब से जो आएगा 3200 पे बाई किया होगा। किसको मेरी बात समझ में अभी भी नहीं आई? क्वेश्चन में था कि 3400 पे हमने कोई शेयर सेल किया, 3400 पे सेल करने के बाद हमने वो शेयर में 10,000 का प्रॉफिट, मतलब पहली बात तो जब सेल किया तो बाय भी किया होगा, और बाय कम पे किया होगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। कितने शेयर्स पे, वो 500 शेयर्स पे। तो एक शेयर पे कितना हुआ ये निकाल लिया, तो एक शेयर पे कितना हुआ, 50 का लॉट था, तो 10,000 डिवाइड बाई 50 किया तो आंसर आया 200, मतलब 200 पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। खरीदा कितने, बेचा कितने पे था, 34 पे, तो बाय कितने पे किया होगा, 3200 पे। आंसर आ गया 3200 पे बाय किया होगा। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलिए। इसमें एक ही मार्केट से बाय सेल हुआ है या आर्बिट्रेज हुआ? एक ही मार्केट में हुआ, फ्यूचर ही बाय सेल किया था और फ्यूचर ही बाय किया, आर्बिट्रेज नहीं किया, ट्रेडिंग किया हमने। तो हमें लग रहा था कोई शेयर गिर सकता है तो हमने उसे पहले बेच दिया, बाद में कवर कर लिया। इसी को बोलते हैं फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग। कोई क्वेरी की? आपने 3400 पे 50 शेयर सेल किए थे और आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया था, जो कि 200 इंटू 50 करके आया था। तो बाइंग प्राइस कितनी होगी, 3200। ऐसे आया इसका आंसर। कोई क्वेरी किसी को समझ में ना? गॉट इट, ओके। म्यूट रखेंगे और एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे। बस 5 मिनट हम क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगला लेसन शुरू करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए करा रहा हूं। एक ये देख लीजिए एग्जांपल। निफ्टी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख है, लेकिन मार्जिन आपको 10% बोल रहा है, तो कितना देना पड़ेगा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को, सिर्फ 10%, 1 लाख रुपीज आप देखिए वाला फ्यूचर खरीद सकते हो। ये एग्जांपल है। ठीक है, देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग, आप ये सब मैंने पढ़ाया नहीं ना अभी तक, कहां से पढ़ाना है, पेज नंबर बताइएगा। सर वो 4th चैप्टर पढ़ाना है आपने। चैप्टर सर, ये चैप्टर तो पढ़ाना नहीं है, पेज हुआ था, बाकी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था और इसके आगे का पढ़ाना था मुझे। व्हाट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? पिछले में तो कोई क्वेरी नहीं है किसी की?
पिछले चैप्टर की तो कोई क्वेरी नहीं है किसी की? नहीं सर अभी नहीं। ठीक है सर, किसी की कोई क्वेरी नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो अभी भी बोल दीजिए। ये सारा सर थ्योरी थ्योरी था, ये इसमें कोई वो नहीं था। क्या था? तो थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे थे हम सारी ये। ओके, चलिए जी पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? अब आज मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया था, वो ओवर द काउंटर होते थे। आपस में आप लोगों को ही अपने कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करनी होती थी, और अगर कल को कोई काउंटर पार्टी होती थी, काउंटर पार्टी रिस्क भी इसके अंदर होता था। अगर कोई पार्टी अपने वादे से मुकर जाती थी तो आप उसको केस कर सकते हो बस। और ये वर्बली भी हो सकता था और लिखित में भी हो सकता है, ये आपकी इच्छा है, आप कैसे करोगे कॉन्ट्रैक्ट। अब जो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, लेकिन होता एक्सचेंज पे है। क्या होता है, चलो बात करते हैं। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज लीगल। स्टैंडर्डाइज का मतलब पहले से बना हुआ। इसमें आप कुछ भी नहीं बनाते, सब कुछ पहले से बना होता है, स्टैंडर्डाइज होता है ये। लीगल अरेंजमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस भी सब कुछ पहले से होता है, स्पेसिफाइड रेट भी पहले से होती है फ्यूचर की। अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन रेगुलेटेड एक्सचेंज। कह रहा है देखो, फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रेगुलेटेड एक्सचेंज होता है, लेकिन अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। विच मेक्स देम मोर सिक्योर, इससे मोर सिक्योर हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। लिक्विड का मतलब आप जब चाहो इनमें से बाहर निकल सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। एंड ट्रांसपेरेंट, सिक्योर हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। चलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फायदे देख लेते हैं। पहला तो स्टैंडर्डाइजेशन, एक तो स्टैंडर्डाइज होता है, इसमें कुछ भी झगड़ा नहीं है, सब कुछ पहले से फिक्स है। दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। क्लियरिंग हाउस की गारंटी रहती है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। रख ले अपने पास संभाल के, लो संभाल कर। हाँ जी, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, सर पेज नंबर कौन पेज नंबर कौन सा है सर? 34 34 है मेरे पास। पेज नंबर कोई और हो सकता है, कोई बताएंगे पेज नंबर क्या है? 34 है सर। 34 ही है सर। 34। चलिए, क्लियरिंग हाउस की गारंटी रहती है। क्लियरिंग हाउस की गारंटी मतलब जो आपकी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां से आपको क्लियरिंग हाउस की गारंटी है कि काउंटर पार्टी रिस्क तो उसमें 99% है ही नहीं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एज अ काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेड्स एलिमिनेटिंग द काउंटर पार्टी रिस्क। अगर मान लीजिए सामने वाली पार्टी के पास पैसे अकाउंट में नहीं भी होंगे, तो जो भी नुकसान होगा वो एंजल का, जीरोधा का, या जो भी कंपनी का आपका अकाउंट है उनका होगा, आपको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती है, बोथ बायर एंड सेलर मस्ट डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन। डेली M2M भी देना पड़ता है, मार्क टू मार्क, जो भी पूरे दिन का प्रॉफिट लॉस होता है वो शाम को देना पड़ता है, वो सब कुछ आपको डेली करना पड़ता है इसके अंदर। लिक्विडिटी, और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करना पड़ता M2M। लिक्विडिटी ड्यू टू एक्सचेंज लिस्टिंग, क्योंकि एक्सचेंज पे लिस्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मोर लिक्विड देन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हेजिंग के लिए भी इसका यूज हो जाता है। फ्यूचर आर वाइडली यूज्ड फॉर हेजर्स टू मैनेज प्राइस रिस्क एंड बाय स्पेक्युलेटर्स टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि लिस्ट ही नहीं होता, इसलिए उसमें ट्रेड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम, मान लीजिए जून चल रहा है एंड यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल टू राइज। आपको लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस राइज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। द करंट प्राइस ऑफ क्रूड इज ऑयल इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 6500 है पर बैरल। यू बाय वन लॉट, आपने क्या करा, 1000 बैरल का एक लॉट बाय कर लिया 6500 पे। अब वो क्या हुआ, अगस्त में 6800 हो गया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, माइनस कर देंगे, 300 पर बैरल का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 1000 का लॉट साइड भी था, तो 300 इंटू 1000 आपको 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा विदाउट टेकिंग फिजिकल डिलीवरी। इसके लिए आपको कोई फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, आपने तो बस इसलिए खरीदा जब करोड़ रेट बढ़ेगा मैं बेच दूंगा। तो जब बिना डिलीवरी लिए हम किसी चीज को इसलिए सोच के खरीद देते हैं कि डिलीवरी तो लेंगे ही नहीं, इसे बेच देंगे, तो उसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। चाहे आप वो स्पेक्यूलेशन ना ट्रेडिंग बोलते हो, आप उसे इज्जत देते हुए बोल के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो स्पेक्यूलेशन है। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मैं ये खरीदूंगा, ट्रेडिंग का मतलब लेन देन, कि मैं ये घर ले जाऊंगा, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग, और फिर बेच दूंगा। ट्रेड करने के लिए डिलीवरी लेनी पड़ती है, लेकिन जिस चीज को हम यहाँ पर ट्रेडिंग बोलते हैं उस चीज को हमारी बुक क्या बोलेगी, स्पेक्यूलेशन। क्योंकि हम ट्रेडिंग ही करना चाह रहे हैं, बस स्पेक्यूलेशन ही करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं प्रॉफिट हो जाए, हमें उसे खरीद के नहीं रखना अपने घर में। क्लियर यहां तक का कंसेप्ट? सर एक तो वो हुआ तो ट्रेडिंग ही है ना, जो जिसके लिए हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भी तो दिया ना उसका। हाँ, हुआ ट्रेडिंग ही है, लेकिन बुक में उसे स्पेक्यूलेशन बोलेंगे।
ठीक है, कंसेप्चुअली वो स्पेकुलेशन है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उसे स्पेकुलेशन बोलूंगा। स्पेकुलेशन का मतलब जब हम डिलीवरी लेना नहीं चाहते हैं और हम सिर्फ उसे प्राइस मूवमेंट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए रख लें, सुबह से शाम तक के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, तो उसे स्पेकुलेशन बोलते हैं, या फिर आपकी नजरों में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं उसे। लेकिन बुक में उसे स्पेकुलेशन बोला जाएगा। पेपर में भी जब आंसर दोगे तो स्पेकुलेशन समझ के आंसर देना, वरना आंसर नहीं दे पाओगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है वो। मैम को और की कोई क्वेरी किसी की? सर अगर ऑप्शन नहीं कर सकते हैं ना, फिर इसमें कमोडिटी क्रूड ऑयल में, जैसे हम अभी 2-3 दिन पहले आप बताए ना, वी कैन डू इवन टी सेलिंग, सी सेलिंग। क्रूड की भी कॉल और पुट के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन थोड़ी लिक्विडिटी कम होती है। और एक और चीज नहीं बता देता हूं, अब 10 या 15 जुलाई से इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर आने वाला है। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है पर यूनिट के हिसाब से 8 रुपए की यूनिट है, वो यूनिट को आप खरीद पाओगे फ्यूचर में। तो ये कौन करता है? जिनको लाइट आगे बेचनी है, जैसे पीवीवीएनएल है ना, यूपीपीसीएल, टाटा पावर, इन सबको लाइट खरीदनी पड़ती थी, वो ऑफलाइन खरीदते थे। अब उसका भी फ्यूचर आ रहा है, 15 जुलाई से लॉन्च हो रहा है और एनएससी बीएससी पे ट्रेड होगा। और लाइट के रेट मेरे हिसाब से इन फ्यूचर बढ़ेंगे नहीं, गिरेंगे ही, क्योंकि सबने सोलर लगाने शुरू कर दिए। ठीक है ना, तो लाइट के रेट बढ़ने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। कोई चीज फ्यूचर में आती है तो उसके रेट बढ़ ही जाते हैं वैसे तो। सर ये वाला तो एग्जाम्पल आपने दिया, तो इसमें जून में हमने अगस्त का खरीदा। हाँ, जून चल रहा था, हमने मान लीजिए अगस्त का खरीद लिया फ्यूचर, और फिर वो बढ़ गया तो मतलब अगस्त तक ये 6500 रुपए के ऊपर होना चाहिए, और मान लो सिर्फ 6400 है ये जुलाई में। तो जो हमको माइनस होगा, तो मतलब जो लॉस होगा, तो वो क्या रोज अपन को देना पड़ेगा? हाँ, वो देना पड़ेगा। मतलब रोज हाँ जी, कोई बच्ची जी बोलिए। जो लॉस रोज मान लीजिए 100 रुपए का लॉस होने लगा रोज, तो वो रोज अपन को अकाउंट से देना पड़ेगा? आपके अकाउंट में 10-20 हजार फालतू छोड़ देना ना, उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, अच्छा, वरना रोज देना पड़ेगा। ठीक, ये तो बहुत रिस्की है। नहीं, रिस्की नहीं है, 10-20 हजार 50 हजार एक्स्ट्रा छोड़ने होते हैं। अब डिक्सन आज 500 रुपए बढ़ गया, मेरे पास 2 लॉट थे, 50 हजार रुपए मेरे को प्रॉफिट हो गया। रिस्की है तो प्रॉफिट भी तो है ना। 10-20 हजार कैसे लगाओ उनका? तो अगर वो उसके हिसाब से चले 100 थे, उसके हिसाब से तो इनको 1000 1 लाख चोट हो गया उनका। क्या कह रहे हैं आप? अगर 100 रुपया रेट कम होता है इसका, तो 1000 रुपए के क्वांटिटी के हिसाब से उनको फिर 1 लाख का लॉस भी तो हुआ ना। किस वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आप? वाले ये एग्जांपल में बिल्कुल, अगर 100 रुपए कम होगा तो 1 लाख रुपए का लॉस भी हो जाएगा। तो वो इनिशियली डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। हाँ, वो लाख रुपए आपको शाम तक देना पड़ेगा, वरना अगले दिन कट जाएगी पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। लाइट गई क्या? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अ की डेरिवेटिव टूल ऑफरिंग स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, सेफ्टी होती है, लिक्विडिटी होती है, एंड यूज एक्सटेंसिवली इन द रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग के लिए यूज होता है और स्पेकुलेशन के लिए भी। देयर डेली मार्जिनिंग सिस्टम एंड एक्सचेंज रेगुलेशन मेक देम प्रेफरेबली टू फॉरवर्ड इन मेनी केसेस। कह रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कम से कम उसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी नहीं है और डेली का प्रॉफिट लॉस तुम्हें मिल जाता है। लॉस हुआ तो तुम्हें देना पड़ता है, प्रॉफिट हो तो तुम्हारे अकाउंट में आ भी जाता है। चलिए थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट है टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। वैसे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब यही होता है कि सर मैं ये वाला आइटम 1 महीने बाद इस रेट पे खरीद लूंगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप चाहो तो उसे 1 महीना पहले से पहले ही एग्जिट कर दो, तो फिर हम उसे स्पेकुलेशन बोलते हैं। अगर आप 1 महीना पहले ही उसे बेचकर एग्जिट कर लोगे तो स्पेकुलेशन होगी, और अगर आपने 1 महीना बाद उसकी डिलीवरी ले ली तो फिर वो आपने डिलीवरी लेने के लिए फ्यूचर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। Example, you agreed today to buy 1000 barrel of oil at $70 per barrel। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर में 1000 बैरल में खरीदूंगा 70 पर बैरल के हिसाब से, विद डिलीवरी इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का आपने फ्यूचर लिया। इवन इफ ऑयल प्राइसेस चाहे 80 भी हो जाए,
आप उसे 70 रुपीज देके बाय करोगे, यही रूल है। अगर आप 70 देके बाय करोगे तो ठीक है, लेकिन 80 होने पे अगर आप 10 रुपए का प्रॉफिट ले लोगे तो फिर तो वो स्पेकुलेशन हो गई। आपको ऑयल खरीदना ही नहीं था, आपको तो बस प्रॉफिट बढ़ने से प्रॉफिट चाहिए था, तो लो बढ़ गया, रेट बढ़ने से प्रॉफिट हो गया आपको। अगर रेट बढ़ने से प्रॉफिट लोगे तो उसे स्पेकुलेशन बोला जाएगा। अगर आपने 70 रुपीज देके उसे खरीद लिया तो फिर उसे ट्रेडिंग बोला जाएगा कि मैंने ट्रेड किया, मैंने 70 रुपए में लिया, मेरा रेट 80 हो गया, मैंने बेचा नहीं है। सबको यहां तक कोई क्वेरी तो नहीं है ना? सर एक बार फिर से बोलिए सर, नहीं समझ में आया। आपने 70 रुपीज में कोई चीज बुक की और अब वो एक्सपायरी डेट पे 80 की हो गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डिफरेंस ले लो 10 रुपए का, उसे बोलेंगे स्पेकुलेशन, आपने वो प्रॉफिट कमाने के लिए लिया था इसका मतलब। और एक होता है नहीं नहीं मुझे तो लेना ही है वो तेल, तो आपने कहा भाई 80 हो जाए या 100 हो जाए, पकड़ 70 रुपीज और तेल दे दे मुझे। तो आपने अगर उस चीज की डिलीवरी ली तो फिर वो आपने डिलीवरी लेने के लिए फ्यूचर लिया था, तो उसे नॉर्मल बात बोलेंगे, वो स्पेकुलेशन नहीं है। So delivery sir, 1 second. If you take the delivery, the price will be 70 rupees per dollar. If you buy the delivery, you have to pay rupees 70 only. लेकिन प्राइस मार्केट में 80 चल रहा है, आप चाहो तो डिलीवरी 70 लेने का उसे 80 में बेच देना, तो प्रॉफिट आपको फिर भी हो जाएगा। डिलीवरी आपको 70 रुपीज में ही मिलेगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो 70 में था ना। Yes, yes. प्रॉफिट तो आपको फिर भी है, लेकिन वहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो पूरे के पूरे लाखों रुपए देने पड़ेंगे 70 के हिसाब से। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर फ्यूचर की डिलीवरी ले लेते हैं तो वो कैश में शो करेगा ना सर? फिर बिल्कुल कैश में पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो 5 या 10 लाख जितने का भी होगा, नहीं, पूरी पेमेंट पे करके फिर वो अपने फिर वो हाँ वो ट्रेडिंग अकाउंट में कैश में दिखेगा। हाँ डीमैट अकाउंट में दिखाई देंगे वो आपको शेयर। हाँ सर ठीक। और कोई क्वेरी किसी की? चलो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट कैसे है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, ये पेपर में बहुत आता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या स्टैंडर्डाइज है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज मतलब जो आप अपने आप बनाते हो, और ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ये एक्सचेंज पे अकाउंट होता है, ये ओवर द काउंटर होता है। एग्जांपल, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉर्न इज ट्रेडेड ऑन सीएमई, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे कॉर्न का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। While a forward contract might be private deal between a farmer and food company, कह रहा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके कहां पर ट्रेड होगा, आपके एक्सचेंज पे, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आप अपने आपस में दो बंदे भी बना सकते हो। What are the key feature of a future contract? सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का की फीचर क्या क्या है वो बता रहा हूं। पहला, वही बार बार जो पढ़ा रहा हूं, स्टैंडर्डाइज टर्म, इसमें क्वांटिटी भी फिक्स होती है, क्वालिटी भी और डिलीवरी टाइम भी। ट्रेडेड ऑन रेगुलेटेड एक्सचेंज, M2M रोजाना देना पड़ता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, और क्लियरिंग हाउस की गारंटी होती है परफॉर्मेंस की। ये चारों पांचों चीजें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है। व्हाट इज द मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग? सर ये फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन क्या है? मार्जिन क्या है? कोलेटरल है। कोलेटरल मतलब एक गिरवी रखी हुई चीज है, एक पैसा है, एक सिक्योरिटी है, दैट अ ट्रेडर मस्ट डिपॉजिट टू ओपन एंड मेंटेन अ फ्यूचर पोजीशन। एक पोजीशन को लेने के लिए उसे शुरू में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। 5 लाख का माल लेने के लिए 50,000 1 लाख वहां पर देने पड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्जिन। अब ये क्वालिटी क्या है सर? क्वालिटी ये होती है सर, अगर आपने मान लीजिए गोल्ड का फ्यूचर किया तो गोल्ड 99.9% का है, आप वहां पर 80% का 70% का नहीं दे पाओगे अगर कल को डिलीवरी देनी पड़ गई तो। अगर मान लीजिए आपको डिलीवरी देनी है तो वो 99.99% वाला गोल्ड ट्रेड हो रहा है ऑनलाइन, जो MCX पे ट्रेड होता है। अगर कभी आप डिलीवरी लेना चाहो तो मिल जाएगी आपको। क्लियर? सर ये मोस्टली फिजिकली डील होता है या फिर ऐसे ही बस ट्रेड हो जाता है? 5% लोग तो सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं, लेकिन 5% लोग एट द एंड ऑफ मंथ डिलीवरी लेते हैं, और वो बड़े लोग होते हैं। तो ये डिलीवरी कौन प्रोवाइड करता है इनको? आपके बहुत सारे वो हैं, गोडाउन है इनके, चेन्नई में है, दिल्ली में है, MCX के गोडाउन है 4-5, वहां पर गोल्ड रखा हुआ है एक्चुअल में। जिस बंदे ने खरीदा है वो खरीदने वाला वहां पहुंचता है, और जिस बंदे ने बेचा है वो बेचने वाला भी वहां पहुंचता है। वो चेक होके उसको मिल जाता है, बेचने वाले से चेक होता है और खरीदने वाले को मिलता है, मोहर लगा के MCX की। ये मतलब जैसे हम एंगल वन से ये ट्रेड करते हैं, हाँ, अगर तो ये आप लीगल होता है? बिल्कुल लीगल है, रेट है ये वाले, यही रेट से तो गोल्ड बेचारे ज्वेलर काम कर रहे हैं।
वही वीडियो है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जैसे हाँ जी बोलिए। मतलब इसी रेट पे हमें वो फिजिकल मिलेगा। मिलेगा, पूरे पैसे देने पड़ेंगे, टैक्सेस अलग से लग जाएंगे, कुछ जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो लग जाएंगे 2-4%, उसके बाद मिल जाएगा। डिलीवरी हम चाहे वहां पे ले ले चाहे कहीं भी ले ले। हाँ हाँ, डिलीवरी को तो देखना पड़ेगा कहाँ पर मिल पाएगी, जहां से आपने अकाउंट खोला हुआ उसके पास का जो गोडाउन होगा वहां मिलेगी। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे ये गोल्ड वाला जो बिजनेस है, तो ये जो सुना हम लोग कहते हैं, मान लीजिए आज 80,000 रेट है, तो इन्होंने 80,000 में खरीदा गोल्ड, गहने खरीदा इसमें, और उसके बाद में कल 82,000 हो गया और परसों 90,000 हो गया, तो ये तो जो 80,000 में खरीदा वही उसको बेचते हैं, हाँ उसी को बेचते हैं। तो इनको प्रॉफिट तो बहुत होता होगा सर गोल्ड के बिजनेस में। हाँ तो होता है, लेकिन अगर 1 लाख का लिया और 90,000 हो गया तो नहीं वो तो कम है पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा है तो फिर छोड़ो सब चीजें, घर बेचो, गोल्ड खरीद लो। सर इधर जो ये इनका ना एक ग्रुप ही चलता था जो मतलब डेली का जैसे 10 ग्राम का 20 ग्राम का ऐसा वो मतलब ये पैसा दे देते हैं कैश, तो एक बंदे को दे देते हैं, दो डील करता है सारा। हाँ तो मैंने गोल्ड उसके तो साथ से वही है, वो तो खैर फिजिकल मार्केट है, वो गोल्ड ही तो बुक कर रहा है आपका, वो विश्वास है उस पे कि भैया से पैसे दे दे तो गोल्ड मिलेगा, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? और ऐसा नहीं है कि गोल्ड गिरता नहीं है, देखो लॉन्ग टर्म में तो शेयर मार्केट भी बढ़ती है और गोल्ड भी बढ़ता ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने गोल्ड को 70,000 लगा के 35,000 आते देखा है, सॉरी 50,000, 60,000, 50-55,000 लगा के 35,000 आया था अभी 2013 में, मेरी शादी थी उस टाइम। जैसी शादी तय हुई गोल्ड भागना शुरू, मैं परेशान, यार ये क्या हो गया, 55,000 चला गया, थोड़े दिनों में फिर गिर गया, 35 आ गया, मैंने खरीद के रख लिया गोल्ड, थोड़े दिनों में फिर बढ़ गया 50,000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो मार्जिन दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इनिशियल मार्जिन जो कि पहली पोजीशन बनाने के लिए ही चाहिए होता है, दूसरा होता है M2M मेंटेनेंस मार्जिन, मिनिमम बैलेंस टू कीप द पोजीशन ओपन, पोजीशन को ओपन रखने के लिए भी आपको 5-7-10 हजार रुपए अकाउंट में डाल के रखने पड़ेंगे, तभी वो पोजीशन ओपन रहेगी, वरना कंपनी काट देगी। एग्जांपल, मान लीजिए आपको गोल्ड फ्यूचर ट्रेड करना है, यू माइट नीड अ डिपॉजिट, मान लीजिए शुरू में $7,000 का लगा, इफ योर अकाउंट फॉल्स बिलो द मेंटेनेंस लेवल यू विल फेस अ मार्जिन कॉल। 7,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी जो M2M वाला मार्जिन होगा वो भी आपको चाहिए होता है। अब ये क्या है सर, मार्किंग टू मार्केट, M2M क्या है, ये M2M क्या है, ये मार्किंग टू मार्केट इज अ डेली एडजस्टमेंट, ये डेली एडजस्टमेंट है ऑफ योर फ्यूचर अकाउंट बेस्ड ऑन द गेन, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आपके अकाउंट में डल जाएंगे, और लॉसेज अगर लॉस हुएंगे तो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, एंड आर रिलाइज डेली, और ये रिलाइज डेली मतलब डेली आपको पे हो जाएंगे या डेली आपसे लिए जाएंगे। एग्जाम्पल, आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, $100 में बाय किया, और अब वो 105 का हो गया, तो जो $5 का प्रॉफिट हुआ ये क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में उसी दिन, और अगर ये मान लीजिए 98 हो गया तो जो $2 है ये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे उसी दिन। इसी को बोलते हैं M2M। कोई क्वेरी किसी की यहां तक? नो सर। What are the long and short position in future? अगर मान लीजिए आपको लगता है कोई चीज बढ़ेगी तो आप उसे बाय करोगे, अगर आपको लगता है कोई चीज गिरेगी अगर आपको लगता है कोई चीज बढ़नी है तो आप क्या करोगे, उसे बाय करोगे, और अगर आपको लगता है ये कोई चीज फ्यूचर में गिर सकती है तो आप क्या करोगे, उसे सेल करोगे। जब भी आप बाय की पोजीशन को बनाते हो तो उसे लॉन्ग पोजीशन बोला जाता है, और जब भी आप कोई सेल की पोजीशन बनाते हो तो उसे बोला जाता है शॉर्ट की पोजीशन आपने बनाई। तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजिंग? सर हैजिंग और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है? थ्योरेटिकली डिफरेंस है, जरा ध्यान समझिए। हैजिंग आप किस चीज की करोगे, जो आपके पास पहले से है,
हेजिंग आप किस चीज की करोगे? जो आपके पास चीज पहले से है। अगर आपके पास कोई चीज पहले से है, मान लो कैश मार्केट में आपका पहले से पड़ा है, या आपके घर में डिलीवरी पड़ी है पहले से, आपके घर में 200 ग्राम गोल्ड पड़ा है, अब आप उस 200 ग्राम गोल्ड को हेज करना चाहेंगे तो फ्यूचर में जाके सेल कर लोगे, लेकिन उसके लिए घर में 200 ग्राम होना भी तो चाहिए। लेकिन अगर आपके पास घर में गोल्ड है ही नहीं, बस आपको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर गोल्ड के रेट गिरेंगे, इस वजह से आप सेल करके बैठे हो, तो उसे स्पेकुलेशन बोल देंगे। अगर आपके पास कोई चीज है पहले से और आपने उसके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव पोजीशन बनाई है तो उसे हेजिंग बोलेंगे। तो हेजिंग और स्पेकुलेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? वेरी गुड। यस सर। कोई क्वेरी? एक बार वेट करना था। हेजिंग आप किस चीज की करोगे? जो आपके पास पहले से है। मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 1 लाख शेयर हैं, तो भी तो आप रिलायंस को हेज करने के लिए रिलायंस के शेयर फ्यूचर में बेचोगे। तो हेज करने के लिए आप हेज तो तभी करोगे जब आपके पास हो कोई चीज। तो जो चीज आपके पास पहले से होती है उसको हेज कर सकते हैं, उसे हेजिंग बोलते हैं। लेकिन कोई चीज आपके पास पहले से है ही नहीं, फिर भी आप उसे बेचकर चल रहे हो, तो उसे तो शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, और वो स्पेकुलेशन है, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि उसके रेट गिर ना जाए कहीं, इसलिए आप बेचकर चल रहे हो, तो वो स्पेकुलेशन है, वो हेजिंग नहीं है। हेजिंग तो उसे बोलते हैं कि कोई चीज आपके पहले से थी, आपने उसको प्राइस मूवमेंट से बचाने के लिए उसके अगेंस्ट एक पोजीशन बना ली, उसे हेज बोलते हैं। कोई क्वेरी? हेजर देखिए एग्जांपल, अ वीट फार्मर, एक बंदा फार्मर है, सेल्स वीट फ्यूचर। अब उसके पास वीट है, वीट मतलब गेहूं, आटा। वीट फार्मर ने वीट फ्यूचर बेच दिया टू लॉक अ सेलिंग प्राइस, जिससे कि जो उसके खेत में जो वीट पैदा हो रही है उसके रेट गिर भी जाए तो उसे नुकसान ना हो। तो वीट फार्मर अपना वीट बेच देता है 6 महीने बाद का फ्यूचर, 3 महीने बाद का फ्यूचर, जिससे कि उसे लॉस ना हो, लेकिन उसके पास वो है ना आइटम, तो इसलिए उसे कहेंगे हेजिंग। लेकिन एक ट्रेडर, एक स्पेक्यूलेटर, एक सट्टेबाज, वो क्या करता है, उसे पहले ही पता है अरे यार जब फसल आती है तो वीट के रेट गिर जाते हैं, अभी रेट बढ़े हुए हैं बेच दो। ट्रेडर के पास कोई वीट है नहीं, लेकिन ट्रेडर बाय वीट, उसने वीट आज ही खरीद के रख लिया, अगर उसे लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, अगर उसे लग रहा है प्राइस गिरेगा तो वो बेच देगा, लेकिन उसके पास है कुछ नहीं, तो इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेटर, मतलब सट्टेबाज। कोई क्वेरी किसी की यहां तक? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सपायरी? सर ये एक्सपायरी क्या होती है, फिर सेटलमेंट क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का? एक्सपायरी तो सबको पता है, एक डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है इज व्हेन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड, उस दिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब या तो उससे पहले पहले आपको ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ेगा, मतलब अगर आपने बाय कर रखा था तो सेल कर देना, सेल कर रखा था तो बाय कर देना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस आपको पता लग जाएगा, मिल जाएगा। और अगर आपने फ्यूचर डेट पे ऐसा ना करा, एक्सपायरी डेट तक आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करा, तो फिर सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट का मतलब आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे और वो चीज आपको मिलेगी। शेयर होगा तो आपके डिमेट में आ जाएगा, और अगर क्रूड ऑयल या गोल्ड होगा तो आपको जाके लेके आना पड़ेगा। तो फिजिकली एसेट इज डिलीवर, एसेट आपको मिलेगी। कैश ओनली द प्राइस डिफरेंस इज सेटल्ड, और फिर आपको कैश देना पड़ेगा पूरा का पूरा। एग्जाम्पल, आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा कॉपर का, इज कैश सेटल्ड एंड द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और आपको प्रॉफिट हो रहा था, स्पॉट प्राइस जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा आ गया, आपने 100 में खरीदा था और सेटल प्राइस के दिन वो 120 का हो गया, 120 का हो गया, तो बायर गेट्स द डिफरेंस इन कैश। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरी की पूरी कॉपर खरीद ले और पैसे दे दे, या फिर डिफरेंस अमाउंट ले ले, दोनों केस हो सकते हैं। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर ये वाला एक बार बता दीजिए, कॉपर का। आपने कॉपर का फ्यूचर खरीदा 1000 रुपीज के हिसाब से, अब कॉपर का रेट एक्सपायरी के दिन हो गया 1100, तो अब आपकी मर्जी है, तो 100 रुपए का डिफरेंस प्रॉफिट ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, या फिर 1000 पे कीजिए और वो जो 1100 वाली कॉपर थी वो मिल जाएगी। आपके दोनों आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो फिजिकल डिलीवरी लेके पैसे दे दो, या फिर खाली प्राइस डिफरेंस ले लो, दोनों चीज हो सकती है। मैम समझ में आ गया? आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। आज मैं बिल्कुल बेसिक थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उसमें कुछ है नहीं समझने वाला। कैन यू क्लोज अ फ्यूचर पोजीशन बिफोर एक्सपायरी? क्या फ्यूचर पोजीशन को एक्सपायरी से पहले बेच सकते हो? हाँ बेच सकते हो, जब आपको प्रॉफिट लगे तब बेच दो। यस, यू कैन ऑफसेट योर पोजीशन बाय टेकिंग एन अपोजिट ट्रेड इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने पहले बाय किया था तो अब सेल कर दो, हो जाएगी बराबर पोजीशन। एग्जांपल, आपने S&P का फ्यूचर लिया था, 500 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, अ वीक लेटर यू सेल द सेम कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एक्सपायरी। पहले आपने प्लस किया था, अब आप माइनस कर दो, बराबर हो जाएगी पोजीशन, 0 हो जाएगी, बात खत्म। What are some popular future contract? ये बहुत सारे नाम मैंने लिख रखे हैं, आप पढ़ लेना।
एग्जाम्पल भी आप पढ़ोगे, चलो एग्जाम्पल मैं पढ़ा देता हूं। लेट अस से यू आर लुकिंग एट बीट का ध्यान रखा, स्पॉट प्राइस था उसका 2200 का, फ्यूचर प्राइस फॉर डिलीवरी इन 2 मंथ, फ्यूचर प्राइस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कैश वाले प्राइस से थोड़ा ज्यादा होता है, 2 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी, लेकिन रेट चल रहा था 2300 का पर क्विंटल। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए का एक डिफरेंस है। ये 100 रुपए क्या है सर, ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम या फिर बेसिस भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, बेसिस, बेसिस चार्ज। ये बेसिस चार्ज क्या है सर, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बेसिस चार्ज बोलते हैं। चलो बेसिस भी पढ़ लेते हैं। बेसिस ये लिखा है देखो, बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर की प्राइस के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे हम बोलते हैं बेसिस। यहां तक कोई क्वेरी हो तो बोलिए। हमने माइनस सर, हाँ मैं बता देता हूं, अगर आपने कोई चीज कैश में खरीदनी है, मान लीजिए 1000 में मिल रही है, अगर वही चीज फ्यूचर में खरीदनी है तो फ्यूचर में खरीदने के लिए पूरा पैसा देना नहीं पड़ता है। तो जो फ्यूचर में बेचता है वो कहता है जब तुझे पूरा पैसा देना नहीं पड़ रहा तो मैं तो एक्स्ट्रा में बेचूंगा। तो जो खरीदने वाला है वो एक्स्ट्रा में खरीदने को भी तैयार हो जाता है। तो कैश वाले शेयर का और फ्यूचर वाले के बीच में एक डिफरेंस रहता है। फ्यूचर वाला ज्यादातर प्रॉफिट में रहता है, फ्यूचर वाला ज्यादातर प्रीमियम पे चल रहा होता है, उसे बोलते हैं बेसिस चार्ज। तो जो फ्यूचर का प्राइस है माइनस स्पॉट का प्राइस, जो डिफरेंस होगा वो प्रीमियम है फ्यूचर का, और पूरे महीने के एंड में वो बराबर हो जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं, अगर किसी ने छोटा पैसा कमाना है, कंफर्म कमाना है, तो कैश में खरीदो, फ्यूचर में बेच दो। फ्यूचर कुछ ना कुछ ज्यादा पे मिलेगा, ज्यादा वाले रेट पे बेच दो, कैश वाले में खरीदो, डिफरेंस अमाउंट का प्रॉफिट आपको हर महीने हो जाएगा, लेकिन वो बहुत छोटी अमाउंट होती है। एफडी का रेट ही आएगा उसमें। सर एक एग्जांपल दिखाइए ना, एंजल वन में कैसा रहता है ये? लीजिए देख लीजिए। सर और एक रिक्वेस्ट है सर हमारी तरफ से, ये कमोडिटी में एक गोल्ड का कैसे बेचना बताते हैं, फिर बाद में। ठीक है, पहले पतंजलि देख लेते हैं, फिर वो भी दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए पतंजलि का कैश आ गया सबसे ऊपर, और ये पतंजलि का ही फ्यूचर लगा देता हूँ। ये पतंजलि का कैश है और ये पतंजलि का फ्यूचर इधर दिख रहा है, चलो वो भी लगा ही देता हूँ। So you make it the font a little bit मैं big, बड़ा no? कर देता हूँ। देखिए सबको दिख रहा होगा, पतंजलि का फ्यूचर 1648 चल रहा है और पतंजलि का ही कैश भी लगा रहा हूं। 1638 चल रहा है, ये देखिए ये साइड में आ गया। पतंजलि का कैश वाला रेट चल रहा है 1638, ये रहा, और फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 1648। जो 10 रुपीज का डिफरेंस है यही है बेसिस चार्ज या फिर प्रीमियम। ज्यादातर ये डिफरेंस होता है, कभी कभी ये डिफरेंस नहीं भी, तो मार्केट है। तो सर अभी जैसे मान लीजिए पतंजलि अपन 1638 में खरीद लें 16 और फ्यूचर इसका बिल्कुल ये 16 28 अगस्त वाला फ्यूचर बेच दें। मेरी सुन लीजिए, आपने पतंजलि, म्यूट कीजिए फिर मैं पहले बता देता हूँ। आपने पतंजलि, म्यूट पतंजलि मैम थोड़ी देर के लिए म्यूट बस। आपने पतंजलि खरीद ली है आज कैश में, 1000 रुपीज कितने का था शेयर देख के बताता हूँ। आपने 1638 रुपीज दिए और आपने 300 का लॉट है तो 300 शेयर खरीद लिए। 300 इंटू 1638 आपने खरीद लिया। आपने पतंजलि को किया बाय 300 शेयर एट द रेट ऑफ 1638 और आज ही के दिन आपने सेल कर दिया इसे। ये तो कैश में किया था, ये फ्यूचर में कर दिया। 300 शेयर सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 1648। अब 31 अगस्त को क्या होगा, ये दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा। जो 10 रुपए का डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, कंफर्म होएगा ही होएगा।
चाहे ये 1 रुपए का रह जाए चाहे 1 लाख का हो जाए, दोनों के प्रॉफिट, दोनों के रेट सेम हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन। तो मेरे हिसाब से सूर्यवंशी जी की क्वेरी सॉल्व हो गई। तो नहीं आया सर मेरे को समझ में। नहीं सर। राधा जी एक चीज बंदे को समझने दीजिए, फिर आपकी क्वेरी लेंगे। आपने 300 शेयर 1638 के रेट पे बाई किए आज ही, और आपने मतलब जो फ्यूचर सेल कर दिया 1648 का रेट है फ्यूचर का। तो जो हमारा फ्यूचर का लॉट है 300, तो हम 300 लेना पड़ेगा। 300 शेयर का लॉट है फ्यूचर का, तो कैश में भी 300 शेयर ही लेने पड़ेंगे। हाँ सर बिल्कुल सर। तो 300 शेयर 1638 के आपसे आपने बाय करे और 300 शेयर 1648 के आपसे फ्यूचर पे सेल करे। अब ये 10 रुपए का डिफरेंस पूरे महीने चलता रहेगा, लेकिन जब एक्सपायरी डेट आएगी तब तक ये डिफरेंस धीरे धीरे 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके 31 अगस्त को डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा और दोनों का रेट सेम हो जाता है एक्सपायरी के दिन। अगर आपको चेक करना है कि एक्सपायरी के दिन सेम होता है कि नहीं, तो कल को निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी के कैश वाले रेट और कल वाली निफ्टी के एक्सपायरी वाले रेट दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों मैच हो जाएंगे। मंथली एक्सपायरी वाले दिन देख लीजिएगा। आपको पूरे 30 दिन रखना पड़ेगा सर। 30 दिन रखोगे तब जाके 10 रुपए बचेंगे सर, बहुत कम बचते हैं वाली स्ट्रेटेजी में। ये तो बस बैंक का इंटरेस्ट ही आएगा। तो 10 रुपए मतलब 300 शेयर 3000 मतलब 3,000 की बचेंगे। 3000 कमाने के लिए आपने पहले 300 शेयर खरीदे होंगे 1648 के हिसाब से, तो लगभग 4,80,000 रुपए तो ये लगाए। इस 4,80,000 पे आपको 3,000 रुपए बचेंगे, तो कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। बैंक की एफडी की रिस्क कोई नहीं है। स्ट्रेटेजी सही है। तो इसका जो फ्यूचर बेचा उसमें भी कॉस्ट लगेगी? बिल्कुल लगेगी। फ्यूचर बेचोगे उसमें पैसे नहीं लगेंगे, वो तो आपने जो कैश में खरीदा उसी को प्लेज हो जाएगा काम। लेकिन 4,80,000 गए, 5 लाख लगा के आपको 3,000 रुपये मिलेगा। आधे % से ज्यादा है, लगभग आपको 0.6% मिलेगा पूरे साल में। 7 7.5 8% मान लीजिए आएगा, और ब्रोकरेज भी लग जाएगी, तो 8 में से ब्रोकरेज काट के आपके हाथ में 6.5 7% आएगा, वो एफडी का रेट है। लेकिन इसमें रिस्क कोई नहीं है। अगर किसी को पैसा अपना एफडी में लगाना हो तो ये ज्यादा बढ़िया है, ये कम से कम लिक्विड तो है, जब मर्जी तोड़ लो और कंफर्म मिलना ही मिलना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे, आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो एफडी का रेट है। उससे बढ़िया स्ट्रेटजी सिखाएंगे, ये वाली करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करने का मन है तो फिर ये करना चाहिए। जो आज आपने स्क्रीनशॉट भेजा वो भी मेरे को समझ में नहीं आया। क्या भेजा स्क्रीनशॉट? चलो वो भी अभी समझाता हूँ। पहले राधा जी की क्वेरी है वो लेते हैं। म्यूट कीजिए आप। राधा जी आपकी क्वेरी बोलिए, कुछ हो। सर वही यही वाला कमोडिटी में कैसा देखने का एक बार बता दीजिए। ऑप्शंस कमोडिटी में भी मैम ऑप्शन होते हैं, ये रहे देखिए। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ गोल्ड, GOLD। गोल्ड इस टाइम चल भी रहा होगा। गोल्ड की मार्केट रात को 11 बजे बंद होती है। हाँ गोल्ड में आ गए हम और एक कमोडिटी में जगह। ये गोल्ड आ गया अगस्त वाला, ये चल रहा है। चलो मैं इसे खरीद के ही दिखाता हूँ। मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरे क्लाइंट का है। देखिए गोल्ड है, इस टाइम रेट चल रहा है 97,234। मैं चाहूं तो इसे बाइंग की बिड लगा सकता हूं। देखो ये मैंने एक लॉट लिया और मैंने इसकी बिड लगा दी 96,000 की। सच में लगा रहा हूं मैं। ये बिड लगाने के लिए 7,03,000 रुपए चाहिए, मेरे अकाउंट में है नहीं इस वाले में, तो बिड लगेगी नहीं, वरना मैं प्लेस बाय ऑर्डर करता तो लग। देखो ये ऑर्डर लग नहीं पाया, पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट में पड़े हैं 1,43,000 और ये गोल्ड खरीदने के लिए 7,03,000 चाहिए। तो यहां से ऐसे खरीदना होता है गोल्ड। फिर जो इसकी 5 अगस्त जो इसकी एक्सपायरी डेट है, अगर 5 अगस्त तक आपने बेच दिया तो बेच दिया, वरना तो फिर आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट पास है ना, इस वजह से ये मार्जिन ज्यादा मांग रहा है 7 लाख। कहीं दूर की देखता हूँ गोल्ड, अभी करता हूँ। देखो ये मैंने गोल्ड मिनी लगाया और इसकी एक्सपायरी ले ली मैंने 5 अगस्त वाली, ये लो। अब देखो गोल्ड मिनी 5 अगस्त वाला अगर मैं खरीदना चाहूँ तो एक लॉट खरीदने के लिए 17,000 रुपए चाहिए सर। ठीक है, ये 100 ग्राम वाला है। अब मैंने इसकी बिड लगा दी 96,000 पे। 96,000 में मेरी बिड लग गई, ये लग गई। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर्स में जाके दिखाता हूँ, ये ऑर्डर में जाके गोल्ड की बिड लगी है। जब इसका रेट 96,000 आएगा तो मेरा अपने आप खरीदा जाएगा। ये खड़े हैं इसमें बहुत सारे लोग। देखो यहाँ पर लिखा है 97,191। एक ही बंदा खड़ा है ना यहाँ पर,
97,191 पे एक बंदा खड़ा है। अब मैं अपनी बिड को 97,191 कर रहा हूँ, और 2 हो जाएंगे क्योंकि एक मैं आ जाऊंगा। 97,191 और चलो 5 पैसे ऊपर भी कर, 2 रुपए ऊपर भी कर दो, 91 लगा दी। अब जरा चेक करते हैं 97,191 पे कितने बंदे खड़े हैं। ओहो, मेरा सच में आ गया 97,191 मैंने लगाया था और देखो रेट गिर गया, तो सच में आ गया मेरे को, मैंने खरीद लिया है। ये तो गलत हो गया। देखो मैंने गोल्ड खरीद लिया है, 97,191 की मैंने बिड लगाई थी और ये आ गई। राधा जी क्लियर हो गया? सर बहुत ही सेक्टर में भी बड़ा थैंक लग यू। गई लेकिन। सर ये आपके अरे पास शिवाली सर 10 रुपए का नुकसान हो गया आपको, हाँ जी, 10 रुपए का नुकसान हो गया, राधा मैडम देंगे। अरे कुछ पता थोड़ी है कितना हो जाए, अभी तो पढ़ाई है, अभी बेचा थोड़ी है। तो बट आपके पास तो बैलेंस हो गया नहीं राधा जी। था, तो ये कैसे आ गया? सर ये अभी के अभी बेचा तो हाँ तो 90 रुपए मिल जाएंगे। 90 रुपए, और ये इसका 200 रुपए तो ब्रोकरेज लग क्या है? जाएगी। हाँ, तो 500 रुपए सर आगे फिर बेचूंगा। यू परचेज कोई बात नहीं, कोई बात 500 नहीं। रुपए लगा के रख दिया और आज के आज एग्जीक्यूट हो गया तो कुछ नुकसान नहीं है फिर। हाँ, अब मैंने इसको 300 रुपए में बेचना लगा दिया। 290, सर इसमें पैसा लगा कितना? इसमें 70,000 रुपए लगे सिर्फ। अब मैंने तो डिटेक्ट हो गए 70,000? हाँ जी, 70,000 डिडक्ट हो गए सर आपके खाते से? हाँ हाँ 71,853 लगे हैं। पहले 1,43,000 थे ना मेरे अकाउंट में, अब कितने रह गए देखते हैं। देखो 71,000 रह गए। एक 1,43,000 थे, उसमें से वो निकल गए और अब 71 रह गए बस। अभी थोड़ी देर पहले 143 थे कि नहीं। ये आपने क्या फ्यूचर बाय किया इसका? मैंने फ्यूचर बाय करा है गोल्ड का मिनी। मिनी यू कैन मिनी तो सर कितना आ गया? 10 ग्राम का? सर बिल्कुल बड़ा भी खरीद सकते हैं। गोल्ड मिनी का मतलब 100 ग्राम्स और सिंपल गोल्ड का मतलब 1 किलो 1000 ग्राम। उसमें पैसे ज्यादा। और भी छोटा है, और भी छोटा भी है। सबसे छोटा 100 ग्राम तो जो मैंने खरीदा है। ये 10 ग्राम का है कि 100 ग्राम का? हाँ 10 ग्राम का है कि या 100 ग्राम? 100 ग्राम का मतलब हो गया ना 10 ग्राम के 10, 1 रुपए। जो मैंने लिया है 1 रुपए पे 10 रुपए चल रहा है। अब देखते हैं, अब जब तक ये बिकेगा नहीं ना, वो क्लाइंट मुझे कहेगा गुप्ता जी मेरे देखो 250 आ गए। अब ये मैंने लगा दी है, इसमें 1000 रुपए आ जाएंगे अगर मेरे रेट पे आ गए। 210 हो गया ना, 290 होने पे 299 की लगाई है मैंने, अगर वो हो गया तो यहाँ पर 1000 जाएंगे मुझे। 200 रुपए ब्रोकरेज काट के 800 रुपए बच जाएंगे थोड़ी देर में। आपको पढ़ाते पढ़ाते टेंशन मत लो, वरना 150। और कमोडिटी भी ऐसे ही करते सर, हमारे क्रूड ऑयल। हाँ क्रूड ऑयल भी, अब वो ना करवाना, वो भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर क्रूड लिखोगे ना तो वो भी चल रहा होगा। अभी कोई कमोडिटी की मार्केट रात को 11:30 बजे बंद होती है, तो क्रूड भी कर सकते हो। सर क्रूड की डिलीवरी लेंगे तो फिर क्या, कैसे ट्रक व्रक लेके जाना पड़ेगा या कैसे? तो वो तो डिलीवरी ड्रम में देंगे वो, बस आपको उठा के लानी पड़ेगी सेफली, क्योंकि अगर गलती से चोट लग गई तो आग लग जाती है। फिर अपन करेंगे क्या उसका? अरे तो क्रूड खरीदने को मैंने थोड़ी बोला मत खरीदना ना। We can purchase in small quantity. स्पेकुलेशन करेंगे सर। क्रूड की डिलीवरी कोई नहीं लेता, बड़ी बड़ी कंपनीज ही लेती हैं। जैसे रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज वो करती है, वो सब बहुत जिन्हें रिफाइन करना होता है वो लेती है, और जिनके यहाँ पर पैदा हो रहा है वो बेचते हैं। ठीक है ना, जो जमीन में से निकाल के बेच रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। गोल्ड तो हमने खरीद लिया आज। चलो जी, व्हाट हैपन्स ओवर टाइम एज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अप्रोचेज एक्सपायरी। अब क्या होता है जब एक्सपायरी की तरफ आ जाता है, द फ्यूचर प्राइस कन्वर्ज विद द स्पॉट प्राइस। कह रहे जैसे जैसे फ्यूचर का प्राइस एक्सपायरी की तरफ आता रहता है, वैसे वैसे जो उनके बीच का डिफरेंस होता है वो कम होता चला जाता है, और बाद में सो दैट द बेसिस अप्रोचेज जीरो, और लास्ट में जाते आते 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 उनका जो डिफरेंस होता है वो जीरो हो जाता है। यानी कि 1 महीने बाद आपको डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। व्हाट इज कन्वर्ज का मीनिंग क्या है? कन्वर्ज का मतलब कम हो जाता है। कन्वर्स मतलब आपस में आके मिलना। हाँ, उनके बीच का डिफरेंस कम होना। वाई इज बेसिस इंपॉर्टेंट। सर जो बेसिस चार्ज है इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, पहला फॉर हेजर्स इट हेल्प्स मैनेज रिस्क बाय लॉकिंग इन प्राइस। एक तो ये हेजर्स के लिए रिस्क मैनेज करवा देता है। चेंज इन बेसिस इफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेज।
उससे क्या होता है, मान लो किसी ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है और लेकिन फ्यूचर में उसने 101 में बेच दी, ये जो 1 रुपया से एक्स्ट्रा मिला है, अब क्योंकि उसे प्रॉफिट लॉस तो होना नहीं है, अब तो जो भी होना है बस ये 1 ही रुपया होना है, तो कम से कम उसने जो कॉस्ट इन्वेस्ट करके रखी उसका ब्याज उसे मिल जाता है 1 रुपया। एक तो ये इस काम आ जाता है। आर्बिट्रेजर के भी काम आ जाता है। आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, कैश वाले में बेच खरीदते हैं और फ्यूचर वाले में बेच देते हैं, तो आर्बिट्रेजर को एफडी का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो वो कह रहा है दे एक्सप्लॉइट प्राइसिंग इनडिफिशिएंसीज बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर टू मेक प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फ्यूचर के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है, कैश में तो 100 चल रहा है, फ्यूचर में 103 चल रहा है, तो ये जो आर्बिट्रेजर होते हैं ना, ऐसा ऐसा ढूंढते रहते हैं कि जहां पर 2 या 3% का डिफरेंस मिल जाए, जहां पर भी उन्हें 1% ज्यादा का डिफरेंस मिलता है उसी में करते हैं काम, जिससे कि उन्हें तो बस उनका टारगेट होता है कि भाई 1% 1.5% महीना बच जाए। तो वो ऐसे ऐसे शेयर ढूंढते रहते हैं जिनके फ्यूचर में ज्यादा डिफरेंस चल रहा है, तो फिर वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, जहां उन्हें मिलती है सारा पैसा वहां लगा देते हैं। यही कारण है कि किसी का भी फ्यूचर आपको कभी 1% ज्यादा का डिफरेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही वो 1% का डिफरेंस पाएगा आर्बिट्रेजर बैठ जाएगा आगे, और उसके पास तो कई हजार कई लाख करोड़ रुपया है, वो लगा देगा इतना लगवाओगे, जब तक वो डिफरेंस वो पैसे लगाता ही जाएगा। ये ढूंढेंगे कैसे सर, किसमें कितना फर्क है? ढूंढना पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, स्क्रीनर पे डाल दो स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस मैक्सिमम डिफरेंस, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर वो 1 और 2 रुपए वाले मिलेंगे। अब 1 और 2 रुपए वाले में क्या होगा, एक कैश में 1 रुपया चल रहा है, फ्यूचर में 1 रुपया 10 पैसे चल रहा है, तो दिखेगा 10% का डिफरेंस, लेकिन जब आप खरीदने जाओगे तो उनके अंदर जो बीच का डिफरेंस होगा ना, आस्क बिड स्प्रेड, वो भी 10 पैसे का ही होगा, तो आप काम कर नहीं पाओगे। और बड़े शेयर में कभी डिफरेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां आर्बिट्रेजर बैठे हैं पहले से। लेकिन अगर फिर भी मिल जाए तो आप ये वाली स्ट्रेटजी बना सकते हो, आप भी आर्बिट्रेजर बन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होती है सर, जब हम कोई चीज खरीद लेते हैं उसकी कैरिंग की कॉस्ट भी होती है। इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग अ कॉस्ट ऑफ कैरी इज टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी बोलते हैं, वो होती क्या है सर, एक तो स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कि अगर आपने कोई चीज खरीद ली तो उसे रखने के लिए आपको उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी, जैसे ब्याज लगेगा, जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया वो वाला ब्याज अगर आपके पास वो पहले से है तो रखने की जगह चाहिए। मान लीजिए आपने 100 क्विंटल अनाज खरीद लिया, तो 100 क्विंटल रखने की जगह भी तो चाहिए, और जगह रखने के लिए उसका किराया देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैरी आपकी स्टोरेज कॉस्ट होती है, प्लस फाइनेंसिंग कॉस्ट, जो चीज आपने खरीदी उसकी जो पैसा आया वो कहां से आया, ब्याज पे, तो उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट। इनकम फ्रॉम, अगर कोई एसेट हो रही हो, आपको कोई ब्याज मिल जाए आपको कोई, या आपने गाय खरीद ली उसने दूध दे दिया, तो वो इनकम फ्रॉम एसेट उसमें से लेस कर देना, तब उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। यानी कॉस्ट ऑफ कैरी करते समय एक तो हमें स्टोरेज कॉस्ट लेनी होती है, फाइनेंसिंग कॉस्ट लेनी होती है, और अगर कोई इनकम हो जाए तो उसे लेस कर देते हैं, या कोई डिविडेंड मिल जाए तो उसे लेस कर देते हैं। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। कोई प्रॉब्लम किसी को? कॉस्ट ऑफ कैरी समझ में आ गया ना भाई? जो आपने स्टोरेज करने की कॉस्ट लग रही है आपको, वो ऐड कर दो, प्लस अगर कोई टैक्स, कोई फाइनेंसिंग कॉस्ट है आपकी, इंटरेस्ट वगैरह, वो ऐड कर दो, और उसमें से अगर कोई इनकम हो जाए आपको, कोई आपको डिविडेंड मिल जाए, किस तरह की इनकम हो जाए, तो वो माइनस कर दो। जो आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ कैरी है। पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इस पे। चलिए जी, फ्यूचर प्राइस यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। अब कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से फ्यूचर प्राइस कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया इन्होंने, ये लिख लीजिए, स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक नंबर दिया है, बीटा बोल सकते हो आप इसे, यहां पर ई लिखा है, आप बीटा भी लिख सकते हो। इलियोर्स नंबर, जिस बंदे ने फॉर्मूला बताया था उसने एक नंबर भी बनाया हुआ है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। यहां पर 2.718 लिखा उसने, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होगा, बीटा बोल सकते हो आप इसे। मल्टीप्लाइड बाई आर है यहां पर रिस्क फ्री रिटर्न, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, और वाई है यहां पर इनकम यील्ड, वही जो मैंने आपको बताई थी कि आपने कितना कमाया अगर कोई डिविडेंड वगैरह हो तो वो, और इनटू टी का मतलब है यहां पर टाइम टू मैच्योरिटी। ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसको सॉल्व करने के बाद फ्यूचर का प्राइस कितना होना चाहिए निकलेगा, लेकिन ये किसी काम नहीं आएगा आपके, ये इसने फॉर्मूला बना दिया, जिसको मानना है मान लो, जिसको नहीं मानना है ना मानो, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के तहत ये फॉर्मूला है, पेपर में फॉर्मूला आ सकता है, याद कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है तो सॉल्व कर देना, जैसे कि एग्जांपल मैंने भी दिया है। क्या, स्पॉट प्राइस है 60,000 गोल्ड का, 6% का आपको इंटरेस्ट रेट है, स्टोरेज कॉस्ट है 500 पर 10 ग्राम, और कोई इनकम तो आएगी नहीं, और टाइम बचा हुआ है आपके पास 3 महीने, ईयर्स में बताया तो 0.25। अब ये सारी चीजें इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, एसपी की जगह पर 60,000 रख देंगे, इंटू ई की जगह पर रख देंगे हम, ई मैंने क्या बताया था 2.718, उसने एक फॉर्मूला, एक वैल्यू दी हुई है, अंदर रख देंगे रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न हमारे को दे रखी है 6%, माइनस डिविडेंड कोई है नहीं 0, और टाइम है हमारे पास 0.25। इसको सॉल्व कर देंगे,
सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो ये रहा, ये रहा, ये निकल कर आपका आंसर आ जाएगा 61,025 रुपीज। तो ये फ्यूचर की कॉस्ट होनी चाहिए, फ्यूचर के और कैश के बीच में 1,000 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए। चलो बीच में एक बार देख लेते हैं हमारे गोल्ड का रेट क्या हो गया। ओहो 190 रुपए आ गए, तो ब्रोकरेज तो निकलने वाली है। सर कांग्रेचुलेशन 190 रुपीज आ गए। हाँ लेकिन 200 रुपए तो कॉस्ट ही है, ब्रोकरेज है। देखो ये बीच का डिफरेंस चल रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे करके इसके रेट बढ़ेंगे। मैंने बिड लगाई हुई है 97,299 पे। अब जैसे जैसे रेट बढ़ बढ़ के 299 पे मैं नीचे कहीं बैठा हूंगा, तो जैसे मैं ऊपर आ जाऊंगा ना तो 299 वाली बिड मेरी पास हो जाएगी। दिखाने के चक्कर में खरीदा गया, बताओ। सर वो स्क्रीन दिखाइए सर। आप तो निकाल भी सकते हैं 50 रुपीज। सर फॉर्मूला स्क्रीन दिखाइए। फॉर्मूला देख लीजिए। सही नहीं, आपका वर्कशीट आपका वर्कशीट कौन सा वाला? इस पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आपने जो लिखा, हाँ ये लिखा नहीं। है मैंने, ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है। सर वो 2.718 कैसे आ गया सर? ये फिगर गिवन है, जिसने फॉर्मूला बनाया था ना उसने दी हुई है फिगर, और देखिए मैंने बुक में लिखी है ये फिगर गिवन है, इसने 2.718 गिवन है, मान लीजिए। यूज इन मार्केट, ट्रेडर्स एनालाइज कॉस्ट ऑफ कैरी टू डिटेक्ट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। कह रहा है ट्रेडर्स जो है कॉस्ट ऑफ कैरी को ही कैलकुलेट करते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ कैरी ज्यादा होगी ट्रेड आर्बिट्रेज वाले वहीं बैठ जाएंगे जाके। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो हो और थियोरेटिकल प्राइस अगर इक्वल ना हो, ट्रेडर्स कैन प्रॉफिट बाई कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। कैश वाले में खरीद लेंगे और फ्यूचर वाले में बेच देंगे, उन्हें प्रॉफिट आ जाएगा। तो व्हाट इज अ मार्जिन अकाउंट? अब मैंने मार्जिन नहीं पूछा क्या हो, अब मैंने पूछा मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट क्या होता है? जब हम किसी ब्रोकरेज फर्म के पास अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो साथ में हमारा एक मार्जिन अकाउंट भी खोलता है। आप लोगों को नहीं पता लेकिन वो खोल देता है आपका। उस मार्जिन अकाउंट के थ्रू ही आप काम करते हो। मार्जिन अकाउंट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है जहां पर इन्वेस्टर डिपॉजिट कोलेटरल, आपने 10 जो भी आपने 10-20 लाख जमा करे वो कर देते हो और फिर 1 करोड़ का माल आपको खरीद देता है विद द ब्रोकर टू ट्रेड लिवरेज प्रोडक्ट। लिवरेज प्रोडक्ट मतलब 10 लाख जमा करके 1 करोड़ का माल, लाइक फ्यूचर ऑप्शन फिर आप खरीद पाते हो। इट एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कवर द पोटेंशियल लॉसेज। और फिर आपके जो वो वाला अकाउंट होता है उसी में से पैसे निकल के आपके अपने अकाउंट में डलते हैं, जो वहां पर दूसरा अकाउंट होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट आपका। चलिए, कितने तरह के मार्जिन हो सकते हैं सर? पहला होता है इनिशियल मार्जिन, जो आपको शुरू में ही देना पड़ता है। दूसरा होता है मेंटेनेंस मार्जिन, अगर आपको वो पोजीशन लेकर जानी है अगले दिन के लिए, थोड़ा सा मार्जिन और लगता है। मान लो 10% इनिशियल मार्जिन लग गया और 3% का मेंटेनेंस मार्जिन लग गया, तो टोटल 13% आपको देना पड़ेगा। फिर होता है वेरिएशन मार्जिन। वेरिएशन मार्जिन क्या होता है? जो डेली का गेन और लॉस आपको होता है मार्क टू मार्क, एम टू एम, वो आपको अपने अकाउंट में देना पड़ता है। तो ये वाला मार्जिन को हम बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन। और एक होती है मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल मतलब अगर आपका बैलेंस कम हो जाए मेंटेनेंस मार्जिन से, तो ट्रेडर मस्ट डिपॉजिट द मोर फंड। आपका जो है बैलेंस अगर कम रह जाए तो मार्जिन कॉल आ जाती है। आपके पास एक मैसेज आता है कि 15 मिनट या 2 घंटे के अंदर अंदर अपने पैसे जमा करो वरना आपकी पोजीशन काट दी जाएगी। उसे बोलते हैं मार्जिन कॉल। एग्जाम्पल, आपने निफ्टी का एक फ्यूचर खरीदा, उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 10 लाख, लेकिन आपने 1 लाख रुपए देके खरीद लिया और मेंटेनेंस मार्जिन था उसका 80,000। ठीक है, अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये आपके मार्जिन अकाउंट में 5,000 रुपए उसी दिन डल जाएंगे। लेकिन अगर आपको 25,000 का लॉस हो गया तो योर मार्जिन अकाउंट बिकम 75,000। जो 1 लाख आपके अकाउंट में पड़े थे वो 75,000 रह जाएंगे। लेकिन ब्रोकर कहेगा भैया मिनिमम 80 तो आपके पास होने ही चाहिए, तो 5,000 और जमा करने के लिए कहेगा। उसने शुरू में ही आपसे 80,000 प्लस 20,000 मांगे थे, इसमें से 80 तो वो है जो आपके अकाउंट में होने ही चाहिए और 20,000 उसने एक्स्ट्रा पहले ही डलवा लिए थे। अब अगर आपको 25 का लॉस होगा तो 20 तो आपने पहले ही डाल रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन 5,000 वो आपसे मांग लेगा। कैश मार्केट, इन इक्विटी मार्जिन अकाउंट लेट यू बोरो मनी। देखो, आप जब इक्विटी में काम करते हो तो वहां पर भी आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं,
तो कैश मार्केट में आपको मनी बोरो करने को मिल जाती है बाय शेयर्स के लिए, उसे बोलते हैं लेवरेज। जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए 50,000 पड़े हैं, लेकिन आपको 1 लाख रुपए तक का खरीदने को दे देते हैं, तो जो 50,000 है आपने बोरो करे हैं, इस पर शुरू में 2 दिन तो ब्याज लगता नहीं है, तीसरे दिन से इस पर ब्याज लगने लगता है और 3-4 दिन बाद ये बिक भी जाते हैं अपने आप, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, यही 50,000 से आप लगभग 2.5-3 लाख का माल खरीद पाते हो और उस पर ब्याज भी नहीं लगता। चलिए, वाई मार्जिन अकाउंट आर इंपॉर्टेंट। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सर रिस्क कंट्रोल करने के लिए, लीवरेज एक्सेस करने के लिए और रियल टाइम सेटलमेंट के लिए, 3 काम होते हैं इससे अपने आप। मार्जिन ट्रेडिंग के रिस्क क्या है? सर ऐसा भी हो सकता है आपका पूरा पैसा उड़ जाए। लॉस कैन एक्सीड द अमाउंट इन योर अकाउंट। जो पैसा आपने अपने अकाउंट में लगा उससे ज्यादा भी लॉस हो सकता है। फोर्स लिक्विडेशन, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं बचा तो आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी कंपनी आपका माल काट देगी। हाईली वॉलेटाइल पोजीशन रिक्वायरमेंट एक्टिव मॉनिटरिंग, और क्योंकि आपने 2 रुपए देके 100 रुपए का माल खरीदा है तो एक्टिव मॉनिटरिंग करनी चाहिए। चलो एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे गोल्ड का रेट क्या हो गया देखते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग करके मुझे पता चला है कि लॉस में आ गई। अरे सर, अरे मैम आप कहेंगे, आप टेंशन मत लो। ये अभी हमारा गोल्ड का रेट नीचे गिर गया, 190 के लॉस में आ गया। कोई बात नहीं, 200-400 सर इसका उल्टा खरीद लो ना। अरे भैया अभी फ्यूचर सेल, तो जब मैंने फ्यूचर बाय कर लिया और अगर मैं सेल भी कर दूंगा तो खत्म हो जाएगी ना पोजीशन, फिर प्रॉफिट या लॉस कुछ होगा ही नहीं, उल्टा मुझे कैरिंग कॉस्ट। नहीं, और दूसरा क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा वो। कॉल हेज करो ना, कॉल भेज दूं? हाँ कॉल भेज दो सर। अच्छा, तो वो तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, उस बारे में डिस्कस करेंगे पढ़ाने के बाद। क्या प्रॉफिट होंगे क्या लॉस, पहले वो तो समझाऊं आपको। चलिए आगे बढ़ो। तो वो भी ऐसे ही डेमो देते रहना। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि डेमो में ही मेरी सारी फीस जो आपसे लिया वो निकल जाएगी। सर हमको रोज ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे क्लाइंट का है। वो कहे गुप्ता जी क्या हुआ, मेरे ही पैसे से वो कर रहे हो, मेरे पैसे। कभी कभार गुप्ता जी लॉस करा ही सकते हैं। नहीं क्यों करा भैया, कभी हाँ जी क्या कह रहे लॉस लॉस हो गया ना तो किया थोड़ी ना। सर एक आध दिन ना 10 बजे या 10 बजे या 11 बजे जब भी आपको समय मिले 5-10 मिनट का थोड़ा सा उसको लाइव एक बार समझाइए ना, तो कैसे वो करना है। पहले आप सीख तो लो, अभी 8-10 क्लास और होने दो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, फिर मुझे लाइव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के बताते रहना हमने खरीदा, और मैं सजेस्ट करता रहूंगा क्या करना है, और आपको सब समझ में आ जाएगा। टेंशन ना लो, ट्रेडिंग किया करो रोजाना कुछ ना कुछ, तभी समझ में आएगी क्लास। आगे बढ़ते हैं। M2M भी आप लोगों को पता चल ही गया है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। फ्यूचर मार्केट में while contract have maturity of several month, profit and losses are settled to day basis। प्रॉफिट और लॉस डे टू डे बेसिस पे आपसे लिया जाता है, उसी को बोलते हैं M2M सेटलमेंट। इसका एग्जांपल आप पढ़ लेना, मैं कई बार समझा चुका हूं। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना मैं फिर इस पे चलता हूं। कोई क्वेरी नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मार्किंग ये तो वही सेम ही रहेगा ना इसके साथ जो पहले आपने बताया था। हाँ, मार्क टू मार्केट मतलब M2M। M2M मतलब जो डेली का प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपसे या तो ले लिया जाएगा या दे दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो आपके अकाउंट में डाल देंगे, लॉस होगा तो आपके अकाउंट से ले लेंगे। चलिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। चलिए मैं मान लीजिए एक शेयर है, एक ए लिमिटेड का शेयर है, एक आए मिस्टर एक्स, एक आए मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने 100 शेयर बाय किए और मिस्टर वाई ने 100 शेयर सेल किए फ्यूचर में। मतलब अगर मैंने मिस्टर वाई से पूछा कि आपकी क्या पोजीशन चल रही है तो वो बोलेंगे यार मैंने ए लिमिटेड के शेयर शॉर्ट मार रखे हैं। और अगर मैं एक्स से पूछूंगा तो कहेगा मैंने एक्स ए लिमिटेड के शेयर बाय कर रखे हैं। सबको क्लियर यहां तक? सबको यहां तक क्लियर? हाँ सर क्लियर। एक कंपनी है, उसके शेयर मिस्टर एक्स ने बाय करे हैं फ्यूचर में, 100 शेयर्स बाय करे हैं, और मिस्टर वाई ने वही 100 शेयर सेल किए।
तो जब मैं मिस्टर वाई से पूछूंगा सर आपने क्या पोजीशन बनाई, तो कहेंगे मैंने ए लिमिटेड के 100 शेयर सेल किए हुए हैं, उन्हें भी बाय करने बाकी हैं, क्योंकि फ्यूचर में सेल किए तो बाय भी करने पड़ेगी। और ऐसे ही मिस्टर एक्स ने वो 100 शेयर्स बाय किए हैं, उनको भी सेल करने रिमेनिंग है। ही हैज टू सेल बिफोर एक्सपायरी, अदरवाइज ही हैव टू टेक डिलीवरी। राधा जी क्लियर हो गया इतना? यस सर, गॉट इट। तो धीरज जी ये बताइए कितने ट्रेड हुए? 200। धीरज जी का कहना है एक ही ट्रेड हुआ। रमेश जी बताइए एक्स और वाई ने मिलकर कितने ट्रेड किए? 4 ग्रेड सर। 2 हो गए सर। 2 हो गए ना? राधा One, जी if you buy, you have बता रही हैं। Sir, for sir, if you buy, you have to sell, and if अरे you sell, you वाला have नहीं to करा sell. अभी, अभी तो बस यही करा है, एक्स ने खरीदा है वाई ने बेचा है। तो राधा जी बताइए अभी तो 0 हुआ सर, अभी तो कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। अरे अगर एक्स ने खरीदा है तो क्या जादू से आ गया उसके पास? खरीदा है तभी तो पैसे तो गए होंगे, ट्रेड तो वही है। वाई ने बेचा है तो ट्रेड वही होगा। एक्स तो वो तो 0 हो गया। 4 हो जाएंगे। रमेश जी कितने ट्रेड हुए? सर एक ने खरीदा, एक ने बेचा, वो तो 0 हो गया। अरे सर ट्रेड 4 नहीं हो जाएंगे? ट्रेड तो हुए ना, ट्रेड किसे बोलते हैं? 4 हो जाएंगे ना? एक ट्रेड हुआ है सर। एक ट्रेड होगा सर। एक ट्रेड होगा, execute हो Two जाएगी। trades, 2 trades, sir. Sir, 2 trades, sir. One buy and one sell. एक ट्रेड सर। एक ही ट्रेड हुआ है, उसमें एक्स बायर है और वाई सेलर है। जब वाई ने बेचा तभी तो एक्स ने खरीदा। ट्रेड एक ही हुआ है। किसको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई? सूर्यवंशी जी क्लियर? नो क्लियर सर। सूर्यवंशी जी के पास कुछ शेयर्स थे, उन्होंने बेचने की बिड लगाई और मैंने खरीद लिए। तो मैंने खरीदे, सूर्यवंशी जी ने बेचे। ट्रेड कितने हुए? एक। हाँ एक ही ट्रांजेक्शन हुआ ना सर। एक ही ट्रांजैक्शन हुआ ना, यही समझा रहा हूं कि ट्रांजैक्शन एक ही हुआ, उसमें आप सेलर थे मैं बायर था, बस। पार्टी तो 2 ही होती है ट्रांजैक्शन में, लेकिन ट्रांजैक्शन तो एक ही होता है। वो क्लियर? हाँ सर। मैम क्लियर? राधा जी Now clear, sir. Only one transaction has been done. That is what you have. अब ये बताइए, एक्स और वाई के बीच में एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें एक्स ने खरीदा है और वाई ने बेचा है। 100 शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ। अगर हम 100 शेयर को एक लॉट मान लें तो मतलब एक लॉट का ट्रांजैक्शन हुआ। तो कितने लॉट ऐसे हैं जो अभी सेटल होने बाकी हैं? एक। कितने लॉट ऐसे हैं जो सेटल होने बाकी हैं? एक लॉट है, वाई को सेटल करना है और एक्स को सेटल करना है, लेकिन दोनों का लॉट तो एक ही है ना। वो एक्स ने खरीद रखा है, वाई ने बेच रखा है, लॉट तो एक ही है। एक्सपायरी डेट से पहले पहले वाई सेटल करने के लिए कहेगा मैं खरीदना चाह रहा हूं, और एक्स सेटल करने के लिए कहेगा मैं बेचना चाह रहा हूं। आपस में ही सेटल करेंगे, लॉट तो एक ही है, एक दूसरे से ही करना पड़ेगा, कोई और तो है नहीं। अगर मान लीजिए एक्स कह दे कि मैं तो करता ही नहीं सेटल, तो वाई को सेटल, वाई सेटल ही नहीं कर पाएगा कहीं से भी, वाई को फिर डिलीवरी ही देनी पड़ेगी एक्स। अगर एक्स कहेगा कि भैया मुझे सेटल नहीं करना, मैं डिलीवरी लूंगा, तो वाई को डिलीवरी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और तो है ही नहीं। जाओ यहां से, कोई और तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं कि एक ही बंदा हो। ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें एक ही बंदा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है किसी भी शेयर में कि एक ही बंदा ट्रेड कर रहा हो, है ना। यहां तक क्लियर सबको? तो जितने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से बचे हुए हैं उसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट कितना है? अब मैं जरा इसको हटा देता हूं। एक एक्स था, एक वाई था। एक्स ने एक लॉट बाय करा, वाई ने एक लॉट सेल किया, तो ओपन इंटरेस्ट बन गया 1। अब क्या हुआ, फिर से एक्स ने एक लॉट बाय कर लिया और वाई ने एक लॉट सेल कर दिया, तो ओपन इंटरेस्ट बन गया 2, क्योंकि एक ये वाला था, एक ये वाला था। अब एक मिस्टर जेड आए, उन्होंने एक लॉट प्लस किया और एक्स ने अपना ये वाला लॉट जो प्लस कर रखा था ये माइनस कर दिया। तो अब देखो कितने ओपन इंटरेस्ट हो गया। जेड वाला एक लॉट बचा हुआ है,
एक्स वाला सिर्फ एक लॉट बचा हुआ है और वाई वाले 2 लॉट बचे हुए हैं। अब एक जो जेड ने खरीद रखा है और जो एक्स ने खरीद रखा है वही वाई ने बेच रखा है, यानी ओपन इंटरेस्ट 2 है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। एक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट को जेड वाले ने ले लिया, यानी कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही जेड ने लिया, अभी भी ओपन इंटरेस्ट 2 ही है। अब किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए। सर नहीं समझ में आया सर, नहीं आया। फिर से बता देते हैं। पहले एक्स ने खरीदा था और वाई ने बेचा था, तो एक का ओपन इंटरेस्ट था। फिर एक्स ने एक और खरीद लिया, वाई ने बेचा, तो एक और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जिसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्स के पास थे खरीदे हुए, 2 कॉन्ट्रैक्ट वाई के पास थे बेचे हुए। तो जब 2 के साथ 2 मिल जाए तो हम 2 का ओपन इंटरेस्ट गिनते हैं। अब क्या हुआ, एक्स वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था जो उसने प्लस किया हुआ था, उसने वो बेच दिया किसको, जेड को। तो एक्स के पास अब 1 हो गया बस खरीदा हुआ, और जेड के पास भी 1 हो गया, और वाई के पास 2 बेचे हुए हो गए। तो अल्टीमेटली 2 कॉन्ट्रैक्ट है ना। वाई का कॉन्ट्रैक्ट 1 लॉट का एक्स के साथ है, 1 वाई के साथ है, 2 ही कॉन्ट्रैक्ट तो बचे हैं। कोई तीसरा भी दिख रहा है आपको? 2 ही है सर। अगर किसी को 3 दिख रहे हो तो बताओ। सर पर वाई को सेकेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट भी तो बेचा है ना सर, फिर वो जेड को एक बेचा। एक्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जेड, एक्स ने वाई को, सो वाई को नहीं बेचा। वाई को नहीं बेचा। वाई को बेच के तो फिर तो वाई तो खरीदेगा ही, फिर तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगले वाले उसने बताओ। नहीं, एक्स ने अपने सेकंड कॉन्ट्रैक्ट को जेड को बेचा, फिर वाई को माइनस क्यों किया? वहां पे 2 कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। इसमें कहाँ माइनस? तो वाई को नहीं बेच के उसने जेड, वाई को वाई का माइनस है ना सर। नहीं किया, देखो ऐसे पहले वाई में कुछ, वाई में तो यहाँ खाली पड़ा है, बिल्कुल कुछ किया ही नहीं। एक एक्स के पास नहीं, वो ठीक है, एक्स का 2 कॉन्ट्रैक्ट, वाई का 2 कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे समझते हैं। हाँ, पहले एक्स ने एक बेचा, फिर एक्स ने दूसरा बेच दिया वाई को, तो एक्स के पास तो 0 हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट सर। वाई को एक्स के पास हाँ, पहले एक्स ने वाई को नहीं, सेकंड वाले में तो एक्स ने वाई को बेच दिया। हाँ, फिर एक्स ने वाई को हाँ, बेचा, 2 सेकंड में एक्स ने तो 0 हो गया ना, उसके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, एक्स ने वाई को नहीं बेचा था। एक्स ने अपना एक खरीदा था और वाई ने बेचा था, फिर एक्स ने एक और खरीद लिया और वाई ने, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 2 कॉन्ट्रैक्ट है जिंदा। वाई को बेच, तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अब एक्स हाँ, ने ठीक है। अपना जो खरीदा वाला कॉन्ट्रैक्ट था हाँ। खरीद दिया, लेकिन ये बेचा किसे, जेड। सर नहीं सर, वो भी अभी कंफ्यूजन है। मैं बोल रहा हूँ सर, एक बार एक्स ने पहला कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, वाई को बेचा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्स ने दूसरा खरीदा, वाई को बेचा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आया कहाँ से? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। अब जो एक्स के पास अपनी बाइंग नहीं तो- पोजीशन थी, वो बाइंग पोजीशन उसने जेड को दे दी। वो तो सर, तो मेरे सेकंड में वाई को नहीं बेचा, नहीं, सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट, अरे आप काम, हाँ वाई को नहीं बेचा, तब ना वो जेड को कौन था? सुदीप जी, हाँ सर। अब मेरे सामने देखना मैं क्या कह रहा हूं। एक येरा कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने, ये एक्स और वाई के बीच में हो रखा था। एक कॉन्ट्रैक्ट ये हाँ सर। एक्स और वाई के बीच में हो रखा था। अब इस हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट में से एक्स निकल गया और जेड आ गया। ये वाले अच्छा। में से एक्स निकल गया और जेड आ गया। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट रह गया वाई और जेड के बीच में, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट रह गया वाई और एक्स के बीच में। आज भी तो वो निकल गया, हाँ वो निकल गया तब हुआ सर। निकला तभी तो जेड आया। एक्स ने अपना निकल गया, जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय कर रखा था, सेल कर दिया, उसका 0 हो गया। एक्स का कॉन्ट्रैक्ट तो और जेड का बन गया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में ना होके जेड और वाई के बीच में रह गया। तो आज भी 2 ही कॉन्ट्रैक्ट है, यही वाले। हाँ, तो ओपन इंटरेस्ट ठीक है 2 का होगा। अब अगला हाँ, ठीक। अब 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है एक्स और वाई के बीच में, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है जेड और वाई के बीच में। अब जो एक्स का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो ये वाला बचा था, ये एक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट इसने वाई को बेच दिया। जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ये वाई को बेचेगा तो एक्स वाला तो निकल गया और वाई वाला भी निकल गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने बचे? 1। हाँ, एक, हाँ हाँ सर, ठीक है। अब की बार क्या करा, एक्स ने अपना ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वाई को बेच दिया। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इसने
y को बेच दिया तो इसके यहाँ माइनस हो गया और y के यहाँ पर हो गया प्लस, ये वाला एक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर। अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म इससे, और y का एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इससे। अब y के पास एक बचा और z के पास एक, क्योंकि अब टोटल मिला के एक ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा, एक दो एक हाँ सर ये हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है। हाँ ये हाँ 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 तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ठीक है सर। कि जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की अपोजिट पोजीशन ली जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ाता, वो ओपन इंटरेस्ट को कम करता है। और जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें एक बायर बढ़ जाता है, एक सेलर भी बढ़ जाता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग बायर और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग सेलर हमेशा इक्वल रहते हैं, और जितने बायर और जितने सेलर जो कि इक्वल हैं उसी को ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। यहां तक क्लियर? उतना नहीं हुआ क्लियर, हाँ, क्या हुआ सूर्यवंशी जी? उतना क्लियर नहीं हुआ सर। होएगा, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, होगा लेकिन पूरा ही होगा। और जितने बायर होते हैं उतने ही सेलर होते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब जिन्होंने खरीद रखा है या बेच रखा है, जो भी सेटल होने बाकी है। अगर 100 बंदों ने खरीदा है तो 100 ने बेचा भी होगा, तभी तो खरीदा उन्होंने, कोई जादू थोड़ी हो जाता है। अगर 100 बंदों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो 100 ने बेचा भी होगा। कुछ लोग बोलते हैं इस शेयर में बायर ज्यादा है, मैं कह रहा हूं बायर ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं। फ्यूचर में जितने ने बाय करा उतने सेल भी तो किया होगा, तभी तो बाय करा किसी ने। मैंने बहुत सारे एनालिस्ट को कहते सुना है कि आज इसमें बाइंग ज्यादा हुई है। अरे बाइंग ज्यादा कैसे हो सकती है? बाइंग ज्यादा हुई तो सेलिंग भी तो ज्यादा ही हुई। अगर 1 लाख शेयर बाय हुए हैं तो 1 लाख शेयर सेल भी तो करे होंगे किसी ने, तभी तो बाय। सर वो सेल वाला तो निकल गया ना, तो बायर तो आगे रहेगा ना, तभी तो वो बोल रहे होंगे ना कि बायर ज्यादा, बाइंग ज्यादा हुई है। अच्छा, और 1 लाख बंदों ने सेल भी तो किया होगा, तभी तो बाइंग ज्यादा हुई। सर वो एंजल वन आप सुनिए, ओ आई वाला जो एग्जांपल है एंजल वन में निकालिए ना सर एक नहीं, बार। आज नहीं सिखा सकते, वो भी ओआई का पूरा चैप्टर है, उस दिन सिखाऊंगा वो। अभी मैं सिर्फ बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। धीरज जी, आपने मान लीजिए एक शेयर में 10,000 शेयर ही ट्रेड होते थे। अब आपने क्या करा, उस शेयर के 1 लाख शेयर खरीद लिया। आज आपने अगर 1 लाख खरीदे हैं तो मैंने 1 लाख बेचे भी तो है, तभी तो आपने खरीद लिए। अगर मैं बेचता ही ना तो आपको कहां से मिलते? बस ये हुआ कि बायर और सेलर तो हर दिन सेम ही होते हैं, लेकिन बायर ने आज एग्रेसिव बाइंग की है, 100 रुपए के शेयर को 110 तक खरीदता चला गया। तो एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग का कंसेप्ट होता है। बाइंग ज्यादा हुई है, सेलिंग ज्यादा हुई का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि आज बाइंग ज्यादा हुई, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो गलत बोल रहा है। उसे कहना चाहिए आज एग्रेसिव बाइंग हुई है। बाइंग और सेलिंग तो हमेशा बराबर ही होती है, सिर्फ एग्रेसिव होता है बायर और सेलर। अगर एक बायर एग्रेसिव है तो वो शेयर के रेट बढ़ा देगा। वो 100 रुपए की चीज है 100 पे भी खरीदेगा, 101 पे भी, 102 पे भी, 103 पे भी, 110 कर देगा। तो एग्रेसिव बाइंग हुई है, लेकिन बायर ने बाय तभी करा है जब सेलर ने सेल किया। तो हमें चेक ये करना होता है कि बाइंग एग्रेसिव हो रही है कि सेलिंग एग्रेसिव हो रही है। जो चीज एग्रेसिव होगी उसी के हिसाब से रेट चलेगा। अगर बाइंग एग्रेसिव है तो रेट बढ़ेगा, अगर सेलिंग एग्रेसिव है तो रेट घटेगा। क्लियर यहां तक सबको? नहीं सर, लास्ट वाली लाइन कैसे, बायर एग्रेसिव है तो रेट बढ़ेगा। हाँ, और यदि अगर सेलर अग्रेसिव नहीं है, आप खरीदने खड़े हो 100 शेयर, सर ने कहा पकड़ 1000, रेट गिर जाएगा। आपको 100 खरीदने थे, वो तो 1000 बेचने को तैयार बैठा है, वो तो रेट गिरा ही देगा। तो ये तो कल उसने जी बिजनेस पे भी बोल रहा था कि बाइंग ज्यादा हुई है। तो अरे ये जी बिजनेस वालों को तो पता ही नहीं है क्या बोलना है। ये तो वही बोलते हैं ना जो लेमैन को समझ में आए। अगर वहां पर वो बोलेंगे आज अग्रेसिव बाइंग हुई है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो गलत वाला कंसेप्ट ही बोल देते हैं। कम से कम उन्हें तो समझ में आना जरूरी है, उनको तो व्यूज चाहिए। वो तो वो बात बोलेंगे जो सामने वाले को समझ में आती है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। जी बिजनेस वाले या और चैनल वाले सब बहुत कुछ गलत बोलते हैं, जो हम पकड़ेंगे बैठ के। हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? उन्हें पकड़ेंगे उनकी गलतियों को, रोज पकड़ेंगे, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो अग्रेसिव बाइंग है, वहां पर जो वर्ड है वो अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग है। तो ओपन इंटरेस्ट पढ़ा लेता हूं, उससे पहले चेक करते हैं। हाँ बोलिए सर।
सर कई लोग तो ये ओपन इंटरेस्ट देख के ही बता देते हैं कि मार्केट ऊपर है नीचे है किधर जाने वाला है। मैं भी बताऊंगा, आप भी बताओगे। ओपन इंटरेस्ट का चैप्टर आएगा अभी, तब बताएंगे। अभी पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ने के बाद उससे अगला चैप्टर ओपन इंटरेस्ट है, उससे अगला चैप्टर पीसीआर रेशियो है। ये दो चीजें देखकर आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो किधर जाएगी, और बहुत काम की चीजें हैं। लेकिन तरीके से टाइम वाइज बताएंगे ना, आज नहीं बता सकते। वो वाले लेसन पे आने दो। देखो अभी आपको नॉलेज बहुत कम है, तो वो धीरे धीरे मुझे नॉलेज बढ़ाने दो। जिस दिन मैं ये सब चीज पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं आपसे कहूंगा जो मर्जी मन में है वो पूछो। जिस दिन ये कोर्स खत्म हो रहा होगा, उस दिन मैं आपसे लास्ट ये हमेशा पूछता हूँ। जैसे NISM 15 करते हुए मैंने पूछा भाई किसी को क्वेरी हो तो पूछ लो। जब आपने कहा कोई क्वेरी नहीं है तो चैप्टर तब लेसन खत्म हुआ, तब आपका कोर्स खत्म हुआ। ऐसे ही अब जब मैं आपको डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ, तो जिस दिन कोर्स खत्म करूंगा उस दिन पूछूंगा भैया किसी की ऑप्शन फ्यूचर जिस मर्जी की कोई भी क्वेरी हो पूछ लो। आपकी जितनी क्वेरी होंगी सारी बता दूंगा उस दिन, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि गोल्ड में अग्रेसिव बाइंग चल रही है कि अग्रेसिव सेलिंग। अग्रेसिव सेलिंग राधा जी 650 रुपए आ गए और ये मैं निकल गया। बहुत है 650 ही, 610 रुपए कमवा दिए राधा जी आपने। Wonderful, very nice. ठीक है मैम, ये 610 में लगभग 100 रुपए की मेरी ब्रोकरेज लगेगी। 100 से 150 रुपए की ब्रोकरेज प्लस, मतलब पूरा का पूरा इम्पैक्ट कॉस्ट है इसमें 150 रुपए की। 610 में से 150 चले जाएंगे, 450 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे कमाया जाता है पैसा, डरना नहीं होता। तो 450 रुपए में आइसक्रीम पार्टी करूंगा, अभी जाता हूँ आपको पढ़ा के। लेकिन ये 450 को मिले उसे फोन करूंगा, 450 डाल मेरे अकाउंट में या फिर उसे कहूंगा जा तू आइसक्रीम पार्टी कर आज। समझ गए? पैसा स्कैनर भेज देना सर, हाँ जी, उसको स्कैनर भेज देना। अरे कोई कुछ नहीं देता। अभी आपका प्रॉफिट कराऊंगा तो वो 650 आप थोड़ी दोगे, कोई भी नहीं देगा। क्योंकि लॉस हो जाता तो मैं थोड़ी देता आपको। जब मैं लॉस में भागीदार नहीं हूं तो प्रॉफिट में भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? वो क्लाइंट से जो मेरी परसेंटेज तय है वही मिलेगी मुझे। तो वो चाहे मैं 2 रुपए का प्रॉफिट कराऊं या 2 करोड़ का करा दूं, मुझे तो 450 में अपना हिस्सा मिल जाएगा। आवाज नहीं आ रही धीरज जी आपकी। नहीं सर, मैं कह रहा था कि प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, ये तो चलो ट्रेडिंग का रूल ही है। लेकिन रंगा जी को क्लियर हो गया होगा कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है। अभी गोल्ड का रेट हो गया है, हमने बेच दिया है 252 पे, 191 पे खरीदा था और अब 272 हो गया। लो नहीं बेचा होता तो भाग ही जा रहा। देखो ये रेट बढ़ रहा है, देखो अपने आप, ये 272 to 275 हो गया है। अब देखो ना वहां पे जो बायर हैं वो भी तो बढ़ गए। हाँ तो इनका हम क्या करें, नीचे खड़े होने तो जो मर्जी। हमें तो जो ट्रेड हुए हैं, जितने लॉट बाय हुए हैं उतने ही लॉट सेल भी हुए हैं। अगर पूरे दिन में उसने टर्नओवर दिखा रखी कि 5000 लॉट ट्रेड हुए हैं, तो 5000 शेयर बाय हुए हैं और 5000 ही सेल भी हुए, तभी तो 5000 की ट्रेडिंग हुई। बाय सेल तो सेम ही रहता है ना रोजाना। तो फिर यहां से कैसे लगता है बाइंग ज्यादा हुई, सेलिंग भी तो उतनी हुई है। सर गोल्ड में नोट करूंगा इसको, कम होता है ना। दोबारा इसको बोलूंगा ये गलत बोल रहा है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो आप, और आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप अपनी जगह पर सही हो। आप ये बात बता सकते हो उन्हें समझा सकते हो कि आप यहाँ गलत हो। कमेंट तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। और अगर वो पूछेंगे सर मैं कैसे गलत हूं, तो आप बताओगे सर बायर और सेलर तो हमेशा सेम रहते हैं। अगर 5 लाख शेयर बिके हैं तभी तो खरीदे गए। बायर सेलर तो हमेशा सेम रहते हैं, अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग होती है। सूर्यवंशी जी आपकी बारी बोलिए। सर मैं क्या बोल रहा था भूल गया, बताता हूँ। कोई बात नहीं, याद आने पे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं ओपन इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। सर ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? द ओपन इंटरेस्ट, सर याद आ गया, मैं ये कहता गोल्ड में फ्लक्चुएशन कम होता है ना सर। गोल्ड में फ्लक्चुएशन नहीं, जब भी होता है तो 1500 का एकदम हो जाता है, लेकिन वैसे बहुत कम रहता है। जब होता है तो इतना होता है कि ये जो गोल्ड का काम करते हैं, जो सुनार लोग होते हैं, तो ये क्या इसी को देकर ट्रेड करते हैं? हाँ, इन्हीं रेट्स को लेकर वो ट्रेड करते हैं। और मान लीजिए आप उनके पास जाओगे, आप कहते हो सर मेरा 1 किलो सोना बुक कर दो, तो वो कहते हैं 1 किलो सोना तो भैया 1 लाख रुपए के हिसाब से 1 किलो तो हो गया 100 lakhs का, 1 करोड़ का। तो आप कहते हो लो 10 लाख पकड़ो, मेरा बुक हो गया आज का रेट 97,000। अब मान लो कल को रेट 1,05,000 हो जाए, वो आपको 97 के रेट में कैसे देगा?
जैसे ही आप उसे 10 लाख देते हो ना, वो फ्यूचर में डाल के पैसे 10 लाख रुपए और एक फ्यूचर पकड़ के बैठ जाता है आपके बिहाफ पे। अब रेट घटे या बढ़े, आपको 97,000 में देगा और उसे भी लॉस नहीं होगा। उसने 97,000 में बुक कर लिया फ्यूचर में, इस वजह से वो कहता है कि 20% पैसा दे दो मैं बुक कर दूंगा, और वो आपके बिहाफ पे यहीं पर बुक करता है। अच्छा, वो बुक यहाँ से करता है लेकिन करता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस ले लेता है। जब आप उसे पूरे पैसे देते हो, अपना फ्यूचर बेच के आपका गोल्ड देता है आपको उस रेट पे। वो फिजिकली ऐसे कैश हमसे ले लेता, दे देता, ऐसे ही करता वो तो। हाँ, अपना रिस्क मैनेजमेंट तो यहीं से करता है, हेजिंग तो यहीं से करके चलता है। और समझाएंगे भी तो बहुत कुछ है जी। और आगे बढ़ते हैं। द ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग, जितने कॉन्ट्रैक्ट अभी सेटल होने बाकी हैं, येट टू बी सेटल्ड, उसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। फॉर एन अंडरलाइंग एसेट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर एज वेल एज नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर इज इक्वल टू द ओपन इंटरेस्ट। कह रहा है जितने भी नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर हैं वो हमेशा शॉर्ट के बराबर रहते हैं, और लॉन्ग और शॉर्ट तो आपस में बराबर हैं ही, और उसी को हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड, किसी भी एक साइड के ले लोगे उसे ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। दिस इज बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर। ओनली वन साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड while calculating mentioning the open interest। कह रहा है किसी भी एक साइड का कॉन्ट्रैक्ट को गिन लेना, उसे ओपन इंटरेस्ट बोल देना। द लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट डेप्थ इन द मार्केट। अब ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो उससे पता चलेगा क्या ट्रेडिंग ज्यादा हुई या कम हुई, लेकिन होगी बराबर ही, बायर और सेलर बराबर ही रहेंगे। वॉल्यूम ट्रेडेड जो हुए गिव्स एन आइडिया, आपको आइडिया देगा अबाउट द मार्केट एक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ गिवन पीरियड। अगर वॉल्यूम ट्रेड ज्यादा हो गया तो बस आपको ये पता चलेगा कि भाई इसमें वॉल्यूम ज्यादा हुआ, वॉल्यूम ओवर अ डे कितना हुआ, वॉल्यूम ओवर अ वीक कितना हुआ, मंथ कितना हुआ, एंटायर लाइफ में कितना हुआ, ये पता लग जाएगा। और वहां से आप कंपेयर करके बता सकते हो कि आज वॉल्यूम ज्यादा हुआ, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होने की ये गारंटी नहीं है आज बाइंग ज्यादा हुई, हो सकता है सेलिंग ज्यादा हुई हो। अग्रेसिव सेलर भी हो सकते हैं, एग्रेसिव बायर भी हो सकते हैं। तो कभी कभी आप स्क्रीनर पे डालते हो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में हुई, और आप सोचते हो बस ये कल को भागेगा, और कल को फिर वो 10% गिर भी जाता है। तो वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है वो कल को बढ़ेगा ही या घटेगा ही, कहीं किधर भी जा सकता है। हमें ये चेक करना पड़ेगा वॉल्यूम ज्यादा वाले में कि एग्रेसिव बायर था या सेलर। अगर बायर एग्रेसिव था तो खरीद लो, अगर सेलर एग्रेसिव था तो बेच दो, लेकिन ये ढूंढ कर आपको निकालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको ओपन इंटरेस्ट बेसिक समझ में आ गया होगा। अब इसका पूरा चैप्टर आएगा, 3 क्लासेस लगेंगी खाली ओपन इंटरेस्ट समझाने में। टेंशन मत लो, ये 5-10 मिनट में नहीं समझा सकता ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट ओपन इंटरेस्ट का समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो बोलिए। सर समझ में तो आया, लेकिन ढूंढेंगे कैसे खरीदने वाले की तो बेचने वाले। ओपन इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी खाली मैंने उसका बेसिक बताया है। बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। एनालिस्ट आपको बनाऊंगा पूरे 2 महीने में, बैच खत्म होने के बाद। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं जी। सर एक बात पूछूं सर? जी जी जी। हाँ सर, जो हमने समझ लो आपने जैसे अभी गोल्ड का लगाया था एक प्राइस, और समझ लो आपने इंट्राडे लगाया था और वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो उसका ब्रोकरेज तो नहीं लगता है, तो फिर वो बाय सेल में आता है क्या वो? हाँ, अगले दिन आपको बेच सकते हो उसे। नहीं, वो तो इंट्राडे की वजह से वो हो जाएगा वो, लेकिन मुझे उसका बदल सकते हो ना, इंट्राडे से हटा के कैरी फॉरवर्ड कर दो। नहीं, समझ लो कि लास्ट डे है और कैरी फॉरवर्ड भी किया है तो बस लॉस हो जाएगा, लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो कट जाएगा रेट पे। अच्छा, उसका ये नहीं लगेगा ना ब्रोकरेज? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना अपना ऑर्डर, तो जो लगाया था वो। अच्छा, आपने कहा मैंने बाइंग का ऑर्डर लगाया और वो रेट ही नहीं आया, तो जब आपका ट्रेड ही नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होता, खत्म हो जाएगा ट्रेड अपने आप। और आपका वो ट्रेड ही नहीं हुआ तो ब्रोकरेज किस बात की? लेकिन वो जहाँ पे क्लोज हुआ उतने मुझे मिल जाएंगे, समझ लो, जो प्रॉफिट लॉस हुआ होगा कुछ नहीं मिलेगा जब आपने खरीदा ही नहीं। नहीं सर, समझ लो मैंने कुछ खरीदा, आपने मान लीजिए, और ये गोल्ड, सुनिए मेरी बात, ये गोल्ड खरीदा था 97,191 पे, आपने 97,191 पे गोल्ड खरीद लिया और वो आपने लगा दी 300 की, और 300 आया ही नहीं। करेक्ट। फिर ये आपकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे मेरी पतंजलि हो रखी है, देखो मैंने 1633 पे खरीदा था और ये 1640 पे क्लोज हुई, तो ये 2200 का प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे।
ठीक है। हाँ तो लेकिन ये पोजीशन मेरी ओपन है, अभी मैं कल को जब बेचूंगा तो मुझे इसका प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। बाकी डेली का M2M तो होता ही है, M2M तो मेरे अकाउंट में ही गया 2200 रुपए का। नहीं, समझ लो वो उतना आया ही नहीं और एक्सपायरी हो भी गई तो फिर क्या होगा? तो ये 2000 रुपए मिल जाएंगे आपको, या फिर आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। स्टॉक्स के केस में फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, पूरे 10 लाख रुपए देके आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, और निफ्टी अच्छा। में आपको डिफरेंस अमाउंट जो प्रॉफिट लॉस है वो मिल जाता है। हाँ, लेकिन वो मुझे सवाल था सर कि इसका ये कटेगा क्या ब्रोकरेज फिर? ब्रोकरेज कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अच्छा, नहीं नहीं, सेलिंग का वो ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर? तो वो तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, वो आपको डिफरेंस अमाउंट ही तो दे रहे हैं। अच्छा, ब्रोकरेज तो लगेगी, ब्रोकरेज लगता ही है, आप सेल करो ना लगती करो। है, और थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि आपने जो है उसको अपने आप नहीं काटा, कंपनी से कटवाया। अच्छा, पेनल्टी भी लगती है उसकी? हाँ, थोड़ी ज्यादा पेनल्टी, मतलब टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। ओके। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर जिन्होंने बिड लगाई है तो बिड ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो वहां पे थोड़ी ना वो लगेगा उसको चार्जेस। इनका कहना ये है कि एक्सपायरी वाले दिन में भूल गया उसे काटना, तो क्या होगा, तो फिर उसके वो काटना। सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होने में तो आपको पूरे शेयर खरीदने पड़ेंगे, दबा के ब्रोकरेज लगेगी, 10 लाख के शेयर। अच्छा, अगर आप अभी आपने ऑर्डर लगाया, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो क्या ओपन इंटरेस्ट में शो होगा? नहीं, ओपन इंटरेस्ट तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट उठेगा, जब ट्रेड होगा तभी तो ओपन इंटरेस्ट बनेगा। अदरवाइज चाहे जितनी मर्जी बिड लग जाए कोई हाँ, कुछ ही फर्क नहीं करते हो पड़ता। चाहे। आगे बढ़ते हैं, बस ये वाला एक करने के बाद हम क्लास खत्म कर देंगे, समझा लेते हैं। 1 मार्च को ए ने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और बी ने लॉन्ग किए, यानी कि हमारे पास ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया 50, क्योंकि बायर भी 50 है इस टाइम और सेलर भी 50 है। ए ने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, बी ने लॉन्ग किए हैं। 2 मार्च को सी ने तो 100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और डी ने कर दिए शॉर्ट, तो पहले वाले 50 कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो भी हैं और 100 कॉन्ट्रैक्ट आज भी हो गए हमारे। तो सी ने इस बार लॉन्ग किए और डी ने किए शॉर्ट, तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 150। हमारा 50 पहले से थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट और 100 कॉन्ट्रैक्ट आज नए बन गए, और आज की वॉल्यूम जो होगी वो 100 थी। 50 वॉल्यूम पिछले महीने पिछले दिन हुई थी, 100 वॉल्यूम आज के दिन हुई, ओपन इंटरेस्ट हो गया 150। यहां तक कोई किसी को क्वेरी? तो वो 100 क्यों दिखा रहा है ट्रेडिंग वॉल्यूम पे? अरे आज के दिन तो 100 ही ट्रेड हुए, ट्रेड आज के दिन 100 हुए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 150 हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब तो ये होता है ना, अगले पिछले सारे जोड़ के बताता है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम तो सिर्फ आज का होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड डे आ गया और हमें पता है 150 कॉन्ट्रैक्ट 150 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें से 50 कॉन्ट्रैक्ट ए और बी वाले हैं और 100 कॉन्ट्रैक्ट सी और डी वाले हैं। अब जो ए वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान समझिए, ए ने जो अपने 50 कॉन्ट्रैक्ट थे, ए क्लोजेस शॉर्ट पोजीशन बाय बाइंग, उसने अपने 50 कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया बाय करके, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लिया किसने? ई ने। तो अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बन गया ई और बी के बीच में, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है सी और डी के बीच में। तो आज भी ओपन इंटरेस्ट कितना है? 150, क्योंकि पिछला कॉन्ट्रैक्ट ए से खत्म होकर ई के साथ बन गया, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जिंदा है। तो टोटल 150 कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी 150। 100 कॉन्ट्रैक्ट तो सी और डी के बीच में और 50 कॉन्ट्रैक्ट बी और ई के बीच में। किसी को कोई क्वेरी यहां तक? मतलब ऑर्डर ट्रांसफर हो गया है ई को? हाँ, ए वाला कॉन्ट्रैक्ट ई को ट्रांसफर हो गया, वही वाला जो एग्जांपल बताया था मैंने। तो अब कॉन्ट्रैक्ट रह गए 150 दोबारा से, ठीक है। अब ए पिक्चर में से निकल गया, ए के पास कुछ नहीं है, बी और ई के पास है, सी और डी के पास है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगला दिन आया, अब सी भी भाग गया। सी के पास जो 100 कॉन्ट्रैक्ट थे वो उसने सेल कर दिए किसको? डी को। डी यानी सी वाले पहले ए वाले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे, अब सी वाले भी खत्म हो गए, डी वाले भी खत्म हो गए, यानी सी और डी वाला तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। बचा कौन सा? सिर्फ बी जो कि ई के साथ है। 50 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, तो ये ओपन इंटरेस्ट घट के 50 हो जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है और कब घटता है समझ में आ गया? अब कॉन्ट्रैक्ट बी और ई वाला बचा है 50 कॉन्ट्रैक्ट, 50 कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सब ऊपर से जा रहा है सर, हाँ जी, अब सब ऊपर से जा रहा है सर। ऊपर से क्यों जा रहा है? बाकी सबको समझ में आया? नहीं सर, ठीक है सर, समझ, हाँ सर समझ में आ गया सर। चलो सूर्यवंशी जी को नहीं आया, एक बार फिर से समझाएंगे। हाँ सर। सूर्यवंशी जी
आप हैं हाँ सर। सूर्यवंशी जी का नाम रख दिया हमने ई। ये जो सूर्यवंशी जी है ई। अब चलो जी देखते हैं। सबसे पहले मेरे और धीरज जी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। धीरज जी और मैंने, शिवम ने धीरज जी को 50 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ सूर्यवंशी जी? एक हुआ सर। अरे 50 कॉन्ट्रैक्ट बेचे तो 50 हुआ ना। हाँ 50। 50 कॉन्ट्रैक्ट बेचे थे मैंने धीरज जी को। फिर ठीक है अगले कॉन्ट्रैक्ट। दिन रमेश जी ने आपको, रमेश जी ने सूर्यवंशी जी को 100 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। तो कितना हो गया ओपन इंटरेस्ट? सर सूर्यवंशी जी ई है सर, डी नहीं है। अरे यहाँ पर तो मैंने बेचे थे, शिवम ने बेचे थे धीरज जी को। आपने सूर्यवंशी जो ई आया था सर, सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपन ने बेचे हैं क्या ये फिनिश्ड हो गए या फिर अभी जिंदा है? सर अगर मैंने आपको बेचे हैं तो मैंने आपको बेच दिया, आपने खरीद लिए, तो जिंदा ही है ना। आपने खरीद रखा है तो जिंदा है। जब आप बेच दोगे और मैं वापस खरीदूंगा तब मरेंगे, तब खत्म होंगे। तो 150 हुए सर। 150 हो गए क्योंकि 50 कॉन्ट्रैक्ट तो पहले दो बंदों के बीच में हुए थे और 100 कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में होगा। और अभी सारे जिंदा है, अभी सब खड़े हुए हैं। तो 150 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो 150 का ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब आगे मैं बता रहा हूं फिर से। अब जो पहले वाला एक बंदा था जिसका नाम हमने रखा था एस से था, अच्छा पहले भी मैं ही था ये बात। हाँ तो यहां पर शिवम जो थे, शिवम ने जो बेचे थे धीरज जी को, शिवम ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया और वो आ गए कोई नए बंदे। रमेश, अब नए बंदे का नाम बताओ। राधा जी। शिवम वाले कॉन्ट्रैक्ट मिल गए राधा जी को, तो शिवम जी पिक्चर में से बाहर चले गए और राधा जी आ गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो उतने के उतने ही है आज भी। अगर शिवम ने अपने कॉन्ट्रैक्ट राधा जी को दे दिए तो शिवम तो पिक्चर में से निकल गए और उसकी जगह पर राधा मैम आ गई। तो अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में रह गया? राधा मैम और दिनेश जी के बीच में हो गया। और ये जो 100 कॉन्ट्रैक्ट थी तो है ही, तो यहां पर भी 150 पूरे रह गए। समझ में आया आपको? हाँ सर। जी को ठीक है। तो 150 कॉन्ट्रैक्ट पूरे रह गए। अब की बार क्या हुआ? अगली बार ये जो यहां पर रमेश जी थे, ये रमेश जी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट किसको बेच दिए? सूर्यवंशी जी को वापस क्लियर कर दिए। पिछली बार रमेश जी ने बेचा था, अब की बार रमेश जी ने खरीद लिया। रमेश जी और सूर्यवंशी जी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द हो गया क्योंकि रमेश जी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट निपटा दिया और सूर्यवंशी जी ने भी निपटा दिया। तो जब उन्होंने किसी नए बंदे को नहीं बेचा, पुराने वाले को ही बेचते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि दोनों बंदे पुराने ही थे। जब दोनों बंदे पुराने थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है। अब की बार ये 100 क्वांटिटी कम हो जाएंगी तो 150 से कम होकर रह जाएंगे 50। ओपन इंटरेस्ट फॉल हो जाएगा और 50 रह जाएगा। क्लियर हुआ सूर्यवंशी जी? हाँ सर। हाँ सर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट किसी नए बंदे को बेचते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और जब हम कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड बंदे ही आपस में निपटारा कर लेते हैं तो ओपन इंटरेस्ट घटता है। यानी ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि नए बायर और नए सेलर आ गए मार्केट में। और ओपन इंटरेस्ट घटने का मतलब होता है कि जो पुराने बायर और पुराने सेलर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को कम कर दिया है। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट घट गया। क्लियर सूर्यवंशी जी? हाँ सर। सबको क्लियर ये वाली बात? ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब नया बायर और नया सेलर आया, आए दोनों हैं लेकिन दोनों नए हैं। और ओपन इंटरेस्ट घटने का मतलब पुराना बायर और पुराना सेलर अपनी पोजीशन को क्लोज करके घर चले गए, बेच बाच के प्रॉफिट लॉस लेके घर चले गए, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो मतलब जब पोजीशन घट रही हो मतलब पुराने बायर सेलर अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, और जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो मतलब पुराने बायर भी और सेलर भी अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। नए बायर और नए सेलर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। वो नए हो सकते हैं, पुराने भी, ओवरऑल पोजीशन बढ़ी है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का सर मतलब पोजीशन बढ़ी। अभी निफ्टी में अपन देखे तो पता चलेगा कि कितने बड़ी है कितनी घटी है। लेकिन फायदा क्या? मैं जब उसका रीजन नहीं समझा पाऊंगा। मैं आपको ये तो दिखा सकता हूँ कितनी बड़ी है कितनी घटी है। हाँ मतलब बस देखना चाहता हूँ मैं सर। लीजिए, ये निफ्टी का फ्यूचर है। मैंने इसका ओवरव्यू पे क्लिक कर दिया और ये ओपन इंटरेस्ट ये रहा, ठीक है। इसका ओपन इंटरेस्ट ये लिखा है 1,44,84,84,675।
कल कितना था मुझे नहीं पता, कल वाला आपको देखना पड़ेगा तो पता लग जाएगा कितना बढ़ गया या घट गया। ये पता चल जाता है यहाँ पर एंजल में, कहाँ पता चलेगा वो मुझे नहीं पता, देख लेता हूँ कहीं मिली जाए तो। मार्केट बंद होने की वजह से पता नहीं चल रहा, वरना यहाँ ओआई के बराबर में लिखा था कितना बढ़ा या घटा, क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी है इसलिए जीरो दिखा रहा है। अब जब कल को मार्केट खुलेगी तो यहां से जितना भी कम या ज्यादा होगा उसके बराबर में लिखा हुआ आएगा कि आज बढ़ा या घटा, और तीर का निशान बना हुआ आएगा, परसेंटेज भी बताएगा। ठीक है सर, नए इसमें नए और पुराने का वो डिफरेंशिएट नहीं पता लग सकता? नहीं, नए पुराने आप नहीं बताओगे। अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो मतलब पोजीशन कम हो रही है, पुराने बंदे जा रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मतलब पोजीशन बढ़ रही है, मतलब नए बंदे आ रहे हैं। ठीक, मतलब नए बंदे आ रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं, नए बंदे में बायर भी आ रहा है और सेलर भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो कहाँ जाएगा ये हम बता ही नहीं सकते। ये कैसे पता लगता है, ये चैप्टर जब आएगा तो मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर 20 पेज का, पूरा समझाऊंगा।